हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के सेशन में। एडवांस अकाउंट का फास्ट ट्रैक ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने जबरदस्त तरीके से शुरुआत एक बेहतरीन कर ली थी। फटाफट से क्विक रीकैप जो है कल के सेशन का कर लेते हैं और उसके बाद आज की बातचीत को जो है आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, तो एडवांस अकाउंट्स में हमने सबसे पहले सीखा था भाई एडवांस अकाउंट पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में क्या तब्दीलियां आई। हमने सिलेबस को मैप किया था। हमने कहा था कुल मिलाकर 8 चैप्टर हैं जो हमारे सिलेबस में अभी भी हैं। एक छोटा सा था, 9th कहने में शर्म आती है लेकिन कह देते हैं, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अलावा हमारे सिलेबस में है सारे एएस। जी हाँ, 1 से लेकर 29 तक सारे एएस हैं जो कि इफेक्टिवली 27 बनते हैं क्योंकि एएस नंबर 6 तो एएस नंबर 8 हैगा नहीं पुत्र। हमने कहा था ठीक है सिलेबस मैप हो गया। उसके बाद हमने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था, सब कुछ सामान लेकर हम चढ़ गए थे किसके ऊपर जी? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर के ऊपर। हमने कहा था इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट से संबंधित बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। लेकिन हम जब ये चैप्टर कर रहे हैं, हम AS13 सारा इसके अंदर नहीं कर रहे। AS13 संबंधित कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट हैं जो कि मैं आपको AS13 में अलग से करवाऊंगा। फिलहाल हम इन्वेस्टमेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? हमने कहा था भाई जब भी आपके पास कुछ स्पेयर पैसा पड़ा है, आप कहते हैं कि क्यों ना मैं किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन में इस पैसे को कहीं लगा दूं, हम कहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है। रिटर्न की एक्सपेक्टेशन, कैसी रिटर्न आ सकती है? एएस नंबर 13 कहता है भाई जो आपके पास रिटर्न आ सकती है ना, इट कैन बी ऑफ द रिकरिंग नेचर, इट कैन बी ऑफ द नॉन रिकरिंग नेचर। रेवेन्यू नेचर की चीजें जो बार बार आती जाएगी। डिविडेंड आ सकता है, रेंट आ सकता है, रॉयल्टी आ सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है, और हो सकता है आप कैपिटल एप्रिसिएशन करवाना चाहते हो, तो दोनों में से कुछ भी आपका जो है मोटो हो सकता है। हमने कहा था इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली आगे जब हमने देखा कि क्लासिफाई किस तरह से की जा सकती है, हमने कहा एक तो क्लासिफिकेशन बनती है ऑन द बेस ऑफ पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। इट कुड बी द करंट इन्वेस्टमेंट, इट कुड बी द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन के ऊपर पुत्र कि आप कितने समय तक होल्ड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम 1 ईयर तक ही होल्ड करना है तो ये है करंट ईयर इन्वेस्टमेंट, और अगर आप चाहते हैं 1 साल से ज्यादा होल्ड करना है तो हम कहते हैं पुत्र होगी थोड़ी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद हमने कहा था वैल्यूएशन का रूल क्या है? आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यूएशन का रूल होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और लॉन्ग टर्म में एट कॉस्ट। हम कहते थे वैल्यू करना एट कॉस्ट, क्योंकि वहां पर आपका आपका पर्पस उसको सेल करना नहीं है शॉर्ट टाइम पीरियड में, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि इसको कॉस्ट पर ही वैल्यू करना। रोज रोज उठकर नहीं देखना क्या प्राइस हो गया, क्या प्राइस हो गया, ना ना, लॉन्ग टर्म के लिए है, ऐसी हरकतें नहीं करनी। लेकिन अगर पता चला कि प्राइस कम हो गया है और कुछ ऐसा लगता है जो टेम्पररी नेचर का नहीं है, तो हमने कहा था प्रोविजन बुक कर लेना, प्रोविजन फॉर डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिक्लाइन अगर परमानेंट नेचर का है तो आप प्रोविजन बुक कर लेना। उसके बाद हमने कहा था डिपेंडिंग अपॉन आप कैसी इनकम जनरेट करते हो, तो आप हो सकते हो या तो एफआईबीएस या फिर वीआईबीएस। एफआईबीएस बोले तो फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप, और वीआईबीएस बोले तो वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप। एफआईबीएस के अंदर आता था मेनली डिबेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा, और वीआईबीएस के अंदर आते थे इक्विटी शेयर्स। हमने कहा था दोनों ही टॉपिक बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल जुदा हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करती थी एफआईबीएस की। एफआईबीएस के अंदर जब जब ट्रांजैक्शन होती है तब तब इंटरेस्ट की बात की जाती है। तो हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाया था जिसके थ्रू हमने पूरा फ्लो समझ लिया था। परचेज करते हैं तो क्या होता है, सेल करते हैं तो क्या होता है, इंटरेस्ट की डेट पर क्या होता है, ईयर एंड पर बैलेंस एक्सेट्रा कहां पर ट्रांसफर किया जाता है, और हमने सारी की सारी जर्नल एंट्रीज लिख ली थी। हमने कहा था जब आप परचेज करोगे तो एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट में वैल्यू कौन सी आती है? जो कि आपकी एक्स एक्स इंटरेस्ट की वैल्यू आती है। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की, और बैंक में जो टोटल पेमेंट यानी कि कम इंटरेस्ट की वैल्यू आती है। सिमिलरली जब आप सेल कर रहे हैं आप कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट। आपको सेल करते टाइम इंटरेस्ट भी मिलता है और इन्वेस्टमेंट का पैसा भी मिलता है। तो हम कहते थे जब बैंक में है वहां पर टोटल अमाउंट जितना है वो आ गया, लेकिन जो एक्स इंटरेस्ट वाला अमाउंट है यानी कि सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर वो इन्वेस्टमेंट में आती है, और जो इंटरेस्ट आपको मिला होगा वो इंटरेस्ट कॉलम में आ गया। अब यहां पर ये चक्कर क्या है, इंटरेस्ट कौन से की बात कर रहे हैं? ऐसा इंटरेस्ट जो कि पार्टीज के बीच में सेटल हो रहा है। कंपनी ने तो अपनी 2 डेट्स फाइनल कर रखी है, भाई हम इस डेट को इंटरेस्ट देंगे जिस दिन आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और बाय डिफॉल्ट ये वाला इंटरेस्ट आपका नॉमिनल अकाउंट है तो पीएनएल में जाकर ईयर एंड पर क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब पार्टी आपस में ट्रांजैक्शन कर रही है, अगर वो डेट आपकी ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट से मैच नहीं करती, उस केस में पिछली डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक का जो इंटरेस्ट होता है, हमने सीखा था कि ये पार्टीज को आपस में सेटल करना पड़ता है, जिसके कारण परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन में भी इंटरेस्ट उपस्थित हो जाता है। और ईयर एंड पर जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा वो सारा आपका पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्रेडिट वाले ऐड कर लेना तो पुत्र डेबिट वाले माइनस कर लेना। उसके अलावा हमने एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट को जमकर सीख लिया था, दोनों के ऊपर दो दो प्रश्न करके अपना कॉन्सेप्ट जो है और स्ट्रॉन्ग कर लिया था। एंड जाते जाते हमने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस की नॉलेज भी ले ली थी, जिसमें दो आते थे, स्टैंप ड्यूटी और ब्रोकरेज। हमने कहा था जो ब्रोकरेज है, नॉर्मली ब्रोकरेज कह लो, कमीशन कह लो, दैट इज कंप्यूटेड ऑन द
ट्रांजैक्शन वैल्यू, लेकिन जो स्टैम्प ड्यूटी है वो मेनली फेस वैल्यू पर निकलती है। लेकिन अगर क्वेश्चन साथ में अपना कुछ कह दे कि नहीं भाई इस वैल्यू पर ही निकालो, तो उस वाली वैल्यू पर ही निकालना जो कि क्वेश्चन आपको कह रहा है। परचेज के केस में हमने कहा था इंसिडेंटल एक्सपेंस को ऐड कर देना और सेल के केस में इंसिडेंटल एक्सपेंस को माइनस कर देना। ये हमने कर लीजिए फटाफट से रिवीजन लास्ट लेक्चर की। तो डेली प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा। जब आप लेक्चर में आएंगे तो पिछले वाले लेक्चर में जो हमने किया मैं उसकी फटाफट से क्विक रिवीजन कराऊंगा, सो दैट दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ चंगी तरह नाल बैठ जाए और आप भूल ना पाओ जो कि मैं आपको सिखा रहा हूं। और उसके बाद अगर कोई होमवर्क होगा तो होमवर्क चेक करेंगे। हाँ, आज की डेट, आज इसका कोई होमवर्क नहीं है, लेकिन आज इसका होमवर्क मिलेगा आपको। आज कोई होमवर्क नहीं है चेक करने के लिए, लेकिन आज होमवर्क मिलेगा आपको। क्या बात है, आइए स्टार्ट करते हैं आप और मैं मिलकर। देवियों और सज्जनों, आइए जी, आइए जी, ये लो, ये लीजिए जी। तो हमारे लास्ट लेक्चर की बातचीत ये थी। उसके बाद हमने कर दिया था जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टार्ट। ये देखिए हमने चित्र बनाकर इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ लिया था। हमने कहा था इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन 1 थी, क्लासिफिकेशन 2 थी, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या था, एफआईबीएस अंडरस्टैंडिंग द पुत्र बेसिक्स। यहाँ पे हमने भल्लाल देव महेशमती और बाहुबली को लेकर एक एग्जाम्पल बनाया था। पूरा डिटेल में सीखा था, पूरा डिटेल में सीख लिया था, जबरदस्त तरीके से पूरा फ्लो। उसके बाद हमने जर्नल एंट्री सारी एक जगह लिख ली थी रेडी रेफरेंस के लिए अपने पुत्र जी। उस तो बाद हम आए थे एफआईबीएस एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन पर। एक्स इंटरेस्ट का मतलब था कि परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन में जो है इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। और इससे संबंधित प्रश्न नंबर 2 परचेज का, प्रश्न नंबर 4 सेल का किया था। फिर कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन सीखा था, जहां पर ट्रांजैक्शन के प्राइस के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, वो माइनस करके आप मेन वैल्यू तक आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 किया था परचेज ऑफ ट्रांजैक्शन, परचेज का, और क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था सेल वाला। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 7 एफआईबीएस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पुत्र मैं लिखवा ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ये देखो जी, बड़ी चंगी तरह नाल ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਵੇਗੀ। ठीक है ना। चलो भाई, बल्ले बल्ले। एक किहड़ा कंसैप्ट सी, कंसैप्ट नंबर 7। लो भाई कंसैप्ट नंबर 8 आओ जी। आज का कंसैप्ट नंबर 8 स्टार्ट किया जावे। जय माता दी। आ जाओ पुत्र, आ जाओ पुत्र, आ जाओ पुत्र। आज के लेक्चर में क्या किया जाना है मेनली, ये देखो जी मैं आपको दिखा दूं। ये हमने इस किताब से कल मैंने मार्किंग करी हुई है। 1 2 3 4 5 4 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आगे हमें आज बढ़ना है, 5 नंबर से आगे हमें बढ़ना है। इनमें क्या है, हमें लेजर अकाउंट्स मेनली एग्जाम में इंस्टीट्यूट बड़े क्वेश्चन में पूछता है। तो आज हम लेजर अकाउंट पहले सीखेंगे और फिर लेजर अकाउंट्स बनाकर देखेंगे। एफआईबीएस का काम हम आज खत्म कर देंगे। एफआईबीएस में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे के सारे आज उड़ाएंगे। आइए जी, कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉन्सेप्ट नंबर 8, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये लीजिए जी, लेजर अकाउंट हमें बनाने के लिए क्वेश्चन कहेगा। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हमारा नया नया नाता अकाउंट्स के साथ पढ़ा था तो हमने सीखा भैया पहले लेजर नहीं सीखा जाता, पहले जर्नल सीखा जाता है। जर्नल हमने सीख लिया, अब हम लेजर बनाने के लिए तैयार हैं। कौन बनाएगा लेजर? सर कंपनी बनाएगी लेजर। और नहीं पुत्र, लेजर कौन बनाएगा? इन्वेस्टर बनाएगा। हमने कहा था हम ये चैप्टर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। मतलब कि मान लो मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने किसी कंपनी के शेयर, मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर ले लिए, तो उस कंपनी को अकाउंट नहीं बनाना, अकाउंट मेरे को बनाना है। इन्वेस्टर वांट्स टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टर इज प्रिपेयरिंग दिस लेजर अकाउंट। आइए जी, तो लिखेंगे क्या, किस प्रकार से, बुक्स ऑफ मिस्टर इन्वेस्टर। मिस्टर हटा देते हैं, बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, मिसेज भी तो हो सकती है। ऐसा भेदभाव क्यों? हमारी छोरियां छोरों से कम है के? हाँ जी, बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर आर्टिफिशियल पर्सन भी तो हो सकता है, तो हमारी कंपनी ह्यूमन बीइंग से कम है के? बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, बुक्स ऑफ इन्वेस्टर के अंतर्गत आएगा पुत्र पुत्र पुत्र, मैं एक मिनट छड़, रुको जरा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ठीक है, बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। ਮੈਨੂੰ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट
बुक की टेंशन नहीं लेनी चाहिए किसी ने, मैंने बताया था ये वाली जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली जो किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप तक पहुंचने में समय लग सकता है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब तक आपके फर्स्ट चैप्टर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में गूगल ड्राइव पे उपलब्ध करा दिए गए हैं, आप वहां से इसको डाउनलोड करके जो है प्रयोग कीजिए इसका। आओ भाई, हाँ जी, फॉर द पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश, फ्रॉम डैश टू डैश, क्वेश्चन हमें कहेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दो, इन्वेस्टर की बुक से बनाना है, फॉर द पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश, जितने भी पीरियड का होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे, और आपको ये भी लिखकर बताना है कि ये कौन सी चीज है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब है सिक्योरिटी कौन सी है, वो भी आपको पुत्र जी एथे मेंशन करना है। जब क्वेश्चन में जाएंगे तब एक्चुअल में देखेंगे। मान लो मेरे पास डिबेंचर है तो डैश परसेंट डिबेंचर ऑफ डैश, किस कंपनी के कितने डिबेंचर है वो आपने यहां पर लिख दिया। ये हेडर्स आ गए, उसके बाद हमारा अकाउंट आएगा। अकाउंट में क्या क्या कॉलम्स आएंगे जी, दो साइड रहेगी अपनी, ये लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, उत्तर नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। डेबिट साइड पर डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। सिमिलरली ऑन द क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट अतः पुत्र, अमाउंट। ये जो नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट है ये सारे कॉलम रुपी में है। नॉमिनल वैल्यू का क्या मतलब होता है, फेस वैल्यू। और जो ये अमाउंट वाला कॉलम आपको दिख रहा है, बेसिकली अमाउंट वाला जो कॉलम है ये एक्स इंटरेस्ट है जी। जो आपको यहां पर ये अमाउंट वाला कॉलम दिख रहा है, इसके अंदर आती है आपकी एक्स इंटरेस्ट वाली वैल्यू। इंटरेस्ट के लिए कॉलम अलग से हो गया, इंटरेस्ट की वैल्यू यहां पर आएगी, एक्स इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी जी अमाउंट में। और जब हमने कहीं पर भी अगर एंट्री में इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखा है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब परचेज करते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, तो आपको कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन सा, सर दिख नहीं रहा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन सा है, जिसपे ये अमाउंट लिखे ना बेटा, ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। किससे दर्शावें, रुको जरा, ए यो लो, यो तो लाइन मारी ठीक से नहीं बनी, रुको। ये जो अमाउंट अमाउंट वाला है ना, यो ही है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो आप जर्नल एंट्री में इन्वेस्टमेंट अकाउंट यूज कर रहे हो ना, ये वही वाला इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये वही वाला इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जी। हाँ जी, लेजर अकाउंट में क्या क्या आवेगा, लेजर अकाउंट में क्या क्या आवेगा, हो सकता है आपके पास ओपनिंग कुछ बैलेंस हो सकता है आपके पास कुछ ओपनिंग बैलेंस हो, आप कहेंगे टू बेल ब्रॉट डाउन, टू बेल ब्रॉट डाउन, फेस वैल्यू कितनी है, अमाउंट कितना है। इंटरेस्ट के लिए अभी मैं यहां पर ये लगा देता हूं, और टिक्की ओब्लिक क्रॉस, टिक्की ओब्लिक क्रॉस भूल जाना, अभी ऐसा कुछ है, आज के लेक्चर के एंड तक ये पता चल जाएगा टिक्की ओब्लिक क्रॉस क्यों लगी है। हाँ जी, उसके बाद आपने हो सकता है खरीदे, तो आप कहेंगे टू बैंक अकाउंट, परचेज, जब आपने परचेज करे, नॉमिनल वैल्यू है, अमाउंट है, एंड यूजुअली इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि हमें पता है जब भी परचेज की ट्रांजैक्शन होती है पिछली डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक का इंटरेस्ट रहता है। मतलब आप दो चीजों के पैसे देते हो, इंटरेस्ट के, एंड दूसरा एक्स इंटरेस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के। सिमिलरली ऑन दी अदर साइड हम लिखते हैं जी बाय बैंक, पहले इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं, बाय बैंक रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए आपको इंटरेस्ट मिला है, बाय बैंक रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में आएगा ना, और कहाँ जाएगा। उसके बाद बाय, ठीक है, नया नया बना रहे अकाउंट वर्ड लिख देते हैं, अच्छा लगता है, बाय बैंक अकाउंट सेल, आपने सेल करी, जब डिबेंचर सेल करे कितनी वैल्यू के सेल करे, क्या इंटरेस्ट आपको मिला, और सेल वैल्यू क्या मिली। सेल के समय पर भी हमने देखा था, आप जिसको भी डिबेंचर बेचोगे अपने, तो आप कहोगे भाई पिछला इंटरेस्ट इस दिन को मिला था और इतना समय हो गया है, तो इतने समय का तो मेरा बनता है इंटरेस्ट, तो तू मेरे को इंटरेस्ट के पैसे भी दे दे। और जब आप सेल करेंगे, सो देयर कैन बी द लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल, तो अगर लॉस है हम कहेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट
लॉस ऑन सेल आपके अमाउंट वाले कॉलम में जाएगा, एंड इफ देयर इज प्रॉफिट यू विल से टू पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल, टू पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल। कितनी आसान सी बात है। हमें पता है कि डेबिट साइड पर तो खर्चे आते हैं। मान लो यहाँ पर कॉस्ट लिखे 100, एग्जाम्पल रफली एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए की कॉस्ट थी, आपने जब उस चीज को बेचा तो आपकी 95 की बिकी। हमें पता है कि यार डेबिट क्रेडिट हैज टू बी मैच, डेबिट हैज टू मैच। डेबिट साइड में 100 है, क्रेडिट साइड पर 95 में सेल हुई, यानी कि 5 का लॉस हो गया, तो मैं उस 5 को यहाँ पर डाल दिया, सो दैट मेरी कॉस्ट से मैंने इसको मैच करवाया। बेसिकली जितना डेबिट में उतना ही क्रेडिट में डालना है मेरे को। और ऑन दी अदर हैंड मान लो अगर मैंने 100 रुपए किया है डेबिट, लेकिन मेरा क्रेडिट है 105 रुपए का, मेरी सेल हो गई 105 रुपए की, मीन्स देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5 रुपए। बन जाओ मेरा 5 रुपए का प्रॉफिट है, तो मैं उसको यहां पर दिखाऊंगा टू पी एंड एल प्रॉफिट, तो मेरा डेबिट और क्रेडिट मैच करना है। ये हमारा सिंपल सा पर्पस है यहाँ पे। ये लीजिए टू पी एंड एल प्रॉफिट ऑन सेल, बाय पी एंड एल लॉस ऑन सेल, सब हो गया। जब ईयर एंड होगा तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई टू पी एंड एल अकाउंट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पी एंड एल, आप इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं बाय पी एंड एल, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पी एंड एल में जा रहा है आपका इंटरेस्ट। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, कहाँ है भी गोला, ये लीजिए, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी यहाँ पर। सिमिलरली ऑन दी अदर साइड देयर विल बी कैरिड डाउन, आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट बची है आप कह दोगे बाय बेल कैरिड डाउन, ठीक है ना। ये क्या चीज शो कर रहे हैं, दिस इज शोइंग पुत्र बैलेंस इन्वेस्टमेंट इन हैंड, बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स इन हैंड, यानी कि आपके पास क्लोजिंग के समय पर कितनी इन्वेस्टमेंट है। आप कहोगे ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर हम जनरल में तो ये मान के चलिए इथे क्रॉस ही आना है, फिर भी मैं लिख देता हूँ टिक्की ओब्लिक क्रॉस, आज के लेक्चर के अंत तक आपको सिखा दूंगा, और यहाँ पर हम इसका टोटल कर देंगे। ना भाई थम थोड़ा सा नीचे आओ, ये लो भाई। भाई सारे बच्चे नोट कर दे रही हो, कहीं नहीं ना सोचो सर अपने वास्ते बना रहे, अपने वास्ते नहीं बना रहे, मैं थारे वास्ते बना रहा। ये थमने नोट करना, ये हमने हरियाणवी में थोड़ा सा पंच मार दिया, जो हरियाणवी में हमने थोड़ा सा पंच मार दिया, जिसको हरियाणवी आवे वो बच्चा तो खुश हो गया होगा, जिसको नहीं आवे थोड़ी सी मैं सिखा दूंगा, कोई बात नहीं है। हाँ जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बनाकर देख लिया। अब हम ये बनाकर देखें, अब हम तैयार हैं पूर्ण तरीके से अटैक करने के लिए क्वेश्चन पर। आओ जी, देर किस बात की है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 8 के लिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए लेकर चलूंगा अपने साथ क्वेश्चन नंबर 5 पर। भाई कॉन्सेप्ट नंबर 8 का ही हमारा प्रश्न, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में भी इसको इंट्रोड्यूस किया। आइए जी, बहुत इत्मीनान से आराम से पढ़ना है। इन 2011 मेसर वाई लिमिटेड इशूड 12% फुल्ली पेड डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। मेसर वाई लिमिटेड इशूड, ये कौन है, कंपनी है जिसके मैंने सब्सक्राइब करे होंगे, तो हमें इसके व्यू पॉइंट से बात नहीं करनी, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। कहता है इन्होंने 12% फुल्ली पेड डिबेंचर इशू करे, इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। कोई भी क्वेश्चन करोगे दो से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी इंटरेस्ट की, क्योंकि इन दोनों डेट से काफी ज्यादा महत्व है। एक तो जब जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा इन डेट्स पर मिलेगा, क्वेश्चन बताएगा नहीं लिखकर अरे इंटरेस्ट मिल गया, आपको खुद सोचना होगा कहीं 30 सितंबर आ तो नहीं गई, 31 मार्च आ तो नहीं, खुद से ध्यान रखना होगा। और दूसरा, हमें पता है कि जब भी परचेज और सेल की ट्रांजेक्शन होती है, इंटरेस्ट डेट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक हम इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करते हैं, क्योंकि परचेज के समय आपको पे करना होता है और सेल के समय उतना आपको मिलता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में बातें कर ली थी, ठीक है ना। तो ये दो डेट्स इंपॉर्टेंट। ऑन 1st ऑफ दिसंबर मेसर बुल एंड बियर परचेज्ड 10,000 ऑफ दीज डिबेंचर्स एट ₹101 कम इंटरेस्ट प्राइस, पेइंग ब्रोकरेज एट 1%। वैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1 दिसंबर को पहली बार ट्रांजेक्शन हुई, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं बताया उसने। कहता 1 मार्च 2013 को क्या किया, दे सोल्ड ऑल ऑफ दिस डिबेंचर एट 106 कम इंटरेस्ट, अगेन पेइंग ब्रोकरेज एट 1% ऑफ द कम इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिपेयर इट सेज पुत्र इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ। हाँ जी, इन्वेस्टर कौन है आपका, बुक्स ऑफ मेसर बुल एंड बियर फॉर द पीरियड 1 दिसंबर 12 टू 1 मार्च 2013। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हेडर फाइनल करते हैं। उत्तर नंबर 5 हमारे सामने आता हुआ, सभी बच्चे मेरे संग संग रहेंगे। आंसर नंबर 5। काफी सारे बच्चे भी कहते हैं
कि सर जैसे आपने बना दिया सर, हमारा ना एक पेज भी नहीं आता सर, तो एग्जाम में मान लो ये है, एग्जाम में मान लो ये है आंसर शीट, हम इसको ऐसे करके बना दें, वाह, टीचर वहां पे कैसे चेक करेगा, ऐसे करके चेक करेगा। ओ भाई ऐसे ऐसे गलत काम नहीं करने, ऐसे स्टंट हानिकारक साबित हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं करने, सीधे सीधी शीट पर ही बनाना है, जैसे मर्जी बनाओ, बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे बनेगा ना। आओ मेरे साथ, मैं करा रहा हूं प्रैक्टिस, बनाएंगे अभी। हाँ जी, की दिया किताबा ने, बुक्स ऑफ मैसर बुल एंड बियर, बुक्स ऑफ मैसर बुल एंड बियर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। कौन से पीरियड के लिए क्वेश्चन है, देखो खुद ही बोला, फॉर द पीरियड 1 दिसंबर 12 to 31 मार्च 13, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 दिसंबर 2012 टू 1 मार्च 2013। स्क्रिप्ट कौन सी है जी, स्क्रिप्ट कौन सी है, स्क्रिप्ट कौन सी है, 12% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड, ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का नाम भी लिखना है। 12% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड, हर चीज को अलग अलग बिल्कुल क्लियरली दर्शाते हुए और आगे बढ़ते हुए। सीधी है क्या लाइन, लाइन सीधी, लाइन सीधी लग रही है। आइए जी, इसमें कॉलम्स बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, उत्तर नॉमिनल वैल्यू, उत्तर जी इंटरेस्ट, उत्तर अमाउंट। ऑन द अदर साइड सिमिलरली डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ये लीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जब भी क्वेश्चन करते हैं, देयर आर प्लेंटी प्लेंटी ऑफ वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट्स के दम पे ही हमें नंबर मिलेंगे यहाँ पर। मतलब सिर्फ कोई बच्चा खाली अकाउंट बनाए और कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर ले, तो टीचर को क्या पता भाई आपने वैल्यू कैसे निकाली, टीचर तो कह देगा ना भाई तूने आगे वाले की, पीछे वाले की, साइड वाले की, इधर वाले की, उधर वाले की देख के करी होनी है। तो हमें जो भी चीज करेंगे उसका बकायदे प्रूफ देना होगा। आइए जी क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, सबसे पहली तारीख आई 1 दिसंबर की, क्वेश्चन ने हमें कहा 1 दिसंबर से 1 मार्च तक बनाना है। तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते सर सबसे पहले 30 सितंबर आई, सर 30 सितंबर को इंटरेस्ट की एंट्री कर लो। अरे जब क्वेश्चन कह रहा है 1 दिसंबर से 1 मार्च तक बनाना है, तो आप कौन होवे हो इंटरेस्ट की एंट्री करने वाले। 1 दिसंबर और 1 मार्च के बीच में क्या आएगी इंटरेस्ट की डेट, 1 दिसंबर और 1 मार्च के बीच में क्या 30 सितंबर आती है, नहीं। क्या 31 मार्च आती है, नहीं। मतलब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट की एंट्री ही नहीं करनी हमने, जो 1 दिसंबर से 1 मार्च के बीच में आ रहा है यानी कि परचेज सेल, सिर्फ उसकी एंट्री होगी। आइए देखें, टाइम टू रीड द क्वेश्चन गाइस, कम ऑन। On 1st of December, Messer Bull and Beer purchased 10,000 of these डिबेंचर, फेस वैल्यू 100 रुपए, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी, 10,000 गुना 100, 10 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू हो गई जी। कहता आपने 101 कम इंटरेस्ट पर खरीदे हैं, ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज एट 1% ऑफ द कम इंटरेस्ट अमाउंट ऑन दी परचेज। तो आपने जब परचेज किया उसकी जानकारी आपको दे रहा है। आइए जी, हाँ जी, 1 दिसंबर 2012 टू बैंक परचेज, आपने 10,000 डिबेंचर खरीदे, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए की, तो 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू हो गई। आपने जब खरीदा, लास्ट इंटरेस्ट की डेट कौन सी थी, 30 सितंबर। आपने 1 दिसंबर को खरीदा है जिस पार्टी से, तो आपको उसे इंटरेस्ट देना होगा बीच के पीरियड का, कौन से मंथ का, अक्टूबर एंड नवंबर। 30 सितंबर के बाद क्या है, अक्टूबर एंड नवंबर, और 1 दिसंबर को तो ट्रांजेक्शन ही हो गई। तो एक तो आपने इंटरेस्ट पे किया, वो इंटरेस्ट हमें कंप्यूट करना है। ये लिख दिया मैंने 1, जिनको डाउट हो रहा है कहां लिखा है, ये लिखा है मैंने 1। 1 का मतलब जो वर्किंग नोट नंबर 1 बन रहा है वो इस चीज का इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, हमारा जो अकाउंट है वो इन चीजों से भरा हुआ होगा। ठीक है, ये लीजिए, मैं वर्किंग नोट्स के लिए यहां पर आ जाता हूं। वर्किंग नोट्स जी, नंबर 1, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 10 लाख
रुपए के डिबेंचर हैं। क्वेश्चन ने कहा जी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसे करके लिख दो और क्लैरिटी से 10,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। क्वेश्चन ने बोला था 12% वाले डिबेंचर हैं और आपको कितने समय का इंटरेस्ट देना है, 2 महीने का इंटरेस्ट देना है। नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ ये 2 महीने कौन से हैं। ये 30 सितंबर को लास्ट टाइम मिला था ना, यानी कि ये 30 सितंबर और आई शुड से 1 अक्टूबर पिछली डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर अब तक का 1 दिसंबर यानी कि 31 नवंबर, 2 महीने का इंटरेस्ट है। 10 लाख इंटू 12%, 10 लाख इंटू 12%, 1,20,000 इंटू 2/12 जी, ये आ गया 20,000। मेरे साथ साथ कैलकुलेटर चलाते रहना, ये मत सोचना सर लिख तो रहे हैं हमें क्या जरूरत है लिखने की, ऐसे सोच विचार नहीं रखना पुत्र। 20,000 रुपए का आ गया जी, ये वैल्यू जाकर मैं यहां पर लिख सकता हूं 20,000। अब बात आई इसकी, ये अमाउंट भी हमें निकालना है तो इसके ऊपर मैंने चिपका दिया 2 नंबर, मैं यहां आ गया जी 2 नंबर पर, मैं यहां आ गया 2 नंबर। क्वेश्चन ने क्या बोल लिया है, क्वेश्चन ने कहा आपने 10,000 डिबेंचर खरीदे एट 101 कम इंटरेस्ट, यानी कि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, अब उसे माइनस कर देंगे। और क्योंकि इंसिडेंटल एक्सपेंस है, हमने सीखा था कि परचेज के वक्त इसको ऐड कर देना, कितना है कहता 1% है। आइए जी, तो हम कह रहे हैं आपका जो ट्रांजैक्शन का प्राइस है, ट्रांजैक्शन का प्राइस कैसे है, कम इंटरेस्ट है। कितना, आपने 10,000 डिबेंचर खरीदे 101 रुपए के, ये हो गया पुत्र 10,10,000। ट्रांजैक्शन प्राइस कम इंटरेस्ट 10,000 इंटू 101, 10,10,000 आ गया। आपने इसमें क्या करना, हमने कहा जी एक तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना, जो कि अभी अभी आपने निकाला, विच इज 20,000, विच इज 20,000 जी। इंटरेस्ट हो गया माइनस 20,000 रुपए का। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा भाई आपने ब्रोकरेज पे करी, इंसिडेंटल जो भी एक्सपेंस होगा उसे ऐड कर देना। कितना है, क्वेश्चन ने कहा जी 1% है, और मैंने क्या सिखाया था, ब्रोकरेज हमेशा आपने ट्रांजैक्शन प्राइस पर लगानी। ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है 10 लाख, तो इस पर आपने लगानी। फिर भी क्वेश्चन में गए वहां पर उसने क्लियरली खुद ही बता दिया कि ब्रोकरेज एट 1% ऑफ द कम इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द परचेज। क्वेश्चन ने भी इसे बोल दिया, अगर क्वेश्चन ना भी बोलता हम मोहताज नहीं थे प्रश्न के, हमें खुद पता है ऐसे करना होता है। हाँ जी, ब्रोकरेज आपकी जो वैल्यू है 10,10,000 रुपए, 10,10,000, उस दे उत्ते पुत्र 1% ला दो, 10,100 रुपए बन जाओ, 10,100 रुपए जी। इस प्रकार से करते हुए आपकी ये वैल्यू आ गई 10,10,000 माइनस 20,000 प्लस 10,100 जी, 10,100, 10,100 रुपी, 10,100 रुपए। इस वैल्यू को जाकर मैं यहां लिख दूंगा 10,100 रुपए जी, 10,100 रुपए। ये लीजिए, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन कहता ये होगी 1 दिसंबर को ट्रांजैक्शन, कहता जी उसके बाद ना 1 मार्च 2013 को फर्म सोल्ड ऑल ऑफ दीज डिबेंचर, बुल एंड बियर जिसका हम इन्वेस्टर का अकाउंट बना रहे हैं उसने सारे डिबेंचर बेच दिए एट 106 का इंटरेस्ट। इस बार फिर से उसने 1% की ब्रोकरेज दिया है। बड़ा ही सिंपल सा है, इनके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी, 101 का खरीदा 106 का बेच दिया, खुश है इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। और ठीक है, पहले देखते हैं 1 दिसंबर 2012 के बाद हमारी ट्रांजैक्शन आ रही है जी 1 मार्च 2013 को। हम कहेंगे बाय बैंक सेल। क्वेश्चन कहते हैं सारे डिबेंचर बेच दिए, मतलब नॉमिनल वैल्यू तो इनकी 10 लाख ही है। प्राइमा फेसी तो देखने से लग रहा है कि भाई इन्होंने खरीदा था कितने में, 101 में, और 106 का बेच दिया, तो इनको लग रहा है कि प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्योंकि ट्रांजैक्शन में कम इंटरेस्ट है, जब भी कम इंटरेस्ट होगा उसके अंदर कोई ना कोई गुंजाइश रहेगी दिक्कत वाली, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट तो तुम्हारा बनता ही था ना, उसके अलावा तुम बताओ तुमने पैसा कितना कमाया, मतलब कैपिटल गेन जिसको कहते हैं कि खरीदा इतने का वर्सेस इतने का बेच दिया, तो उसमें फायदा हुआ क्या। तो पहले देखते हैं इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन को, इंटरेस्ट के अमाउंट को सेपरेट करके हमें पता चलेगा क्या घटित हुआ। आई जी, तो नंबर 3 वर्किंग नोट आ रहा है, जब हमने बेचा तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। वर्किंग नोट नंबर 3, फिर से 10,000 डिबेंचर
उत्तर जी 100 रुपए का एक डिबेंचर, 12% का इंटरेस्ट, यहां तक तो ओके है। टाइम पीरियड की बात आ गई, ये ट्रांजैक्शन कब कर रहे हो सेल की? 1 मार्च को। लास्ट इंटरेस्ट कब हुआ था? 30 सितंबर। उसके बाद कौन कौन से मंथ आ गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी। 5 महीने का इंटरेस्ट तो आपका बन ही चुका है, वो 5 महीने का तो मिलेगा ही। तो आई विल से मल्टीप्लाई 5/12, और यहां पर मैं लिख देता हूँ ये 1 अक्टूबर से लेकर 1 मार्च तक का इंटरेस्ट है, ठीक है ना। और अगर ईयर लिखना चाहोगे तो 1 अक्टूबर 2011 से, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गया? 1 अक्टूबर 2012 से लेकर आपका 1 मार्च 2013 तक का इंटरेस्ट है। अगर ईयर भी लिखना है, मैं यहां पर ईयर लिख दूं, 1 अक्टूबर उत्तर 2012 से 31 मार्च 2013 तक का इंटरेस्ट है। कितना आ गया जी? 10 लाख इंटू 12% इंटू 5/12, दिस शुड बी 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का तो इंटरेस्ट आपको मिला। यहां पर आकर भर लेंगे 50,000 रुपये, यहां पर आकर भर लिया 50,000 रुपये। और हमें इसका निकालना है जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट वाला फिगर, कि मैंने इंटरेस्ट के अलावा कितना रुपया रियलाइज किया। नंबर 4 ट्रांजैक्शन प्राइस कम इंटरेस्ट जी। 10,000 डिबेंचर हैं, हमने कितने के बेचे जी? 106 रुपए के। ये हो गया पुत्र 10,60,000। कोई दिक्कत नहीं, 10,60,000 हो गया। क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है, एदे विचों पुत्र आपा इंटरेस्ट ਨੂੰ माइनस कर देना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਟਾਈਮ 50,000 ਰੁਪਏ। ਆਪਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ऐड कर ਦਿੱਤੀ ब्रोकरेज। आंसर मेरे साथ साथ निकालते जाएंगे, कैलकुलेटर अपना स्ट्रांग रखेंगे, और सिर्फ आंसर निकालने और कैलकुलेटर पर करने का नंबर नहीं है, लिखना भी होगा जैसे मैं लिख रहा हूं। हाँ जी, क्वेश्चन ने क्या, आपने 1% का ब्रोकरेज पे किया है, 1% का ब्रोकरेज पे किया, सेल की ट्रांजेक्शन है, ब्रोकरेज को क्या होना होगा? माइनस होना होगा, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। 10,60,000 रुपए की जो मेरी ट्रांजेक्शन है, इसके ऊपर 1% का मेरा ब्रोकरेज भी लगा, तो 10,600 रुपए तो मेरे ब्रोकरेज में चले गए। जो फाइनली मेरे पास बचा अमाउंट वो कितना है? 10,60,000 माइनस 50,000 माइनस 10,600, ये है जी 9,99,400 रुपये पुत्र। 9,99,400 रुपये। तो इस वैल्यू को जाकर मैं अपने इस कॉलम में लिखने के लिए तैयार हूं। 9,99,400। एंड भूलना नहीं है, whenever there will be a transaction of sale we have to find the profit or loss as well। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट आ रहा है नंबर 5, नेक्स्ट वर्किंग नोट आ रहा है नंबर 5, फॉर फाइंडिंग दी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए मुझे दो चीजों को कंपेयर करना है, कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट को। क्वेश्चन ने कहा आपने ना सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो बड़ा आसान हो गया, मुझे कुछ सोचना ही नहीं, सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी। कॉस्ट कितनी है मैंने समझाया था, जो ये वाला कॉलम बन रहा है ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है, और ये वाला जो कॉलम है राइट साइड पर अमाउंट, ये सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर दिखा रहा है। तो कॉस्ट है 10,01,00,000 की पुत्र, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,01,00,000, एंड आपकी जो सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट इज 9,99,400 पुत्र, 9,99,400। क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा है, देखने में लग रहा था तुमने खमका खरीदा, ये देखो क्वेश्चन ने कहा था ना 101 का खरीदा 106 का बेच दिया, लेकिन ये ब्लफ है। रीजन, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट वाली वैल्यू, अगर एक्स इंटरेस्ट होता तो मजा आ जाता, लेकिन जब आपने खरीदा उसके अंदर 20,000 का इंटरेस्ट था, और सेल करते हुए इसमें से 50,000 रुपए का इंटरेस्ट निकला है आपका, जिसके कारण अल्टीमेटली अगर मैं कॉस्ट को सेल से कंपेयर करूं तो हमारा लॉस आ गया, क्योंकि सेल वैल्यू कम है। तो यहां पर हमारा आता है जी लॉस ऑन सेल, कितने रुपए जी? 700 रुपए आ रहा है लॉस ऑन सेल। तो हम एंट्री कर देंगे 1 मार्च 2013 को, 1 मार्च 2013 को हम कहेंगे जी बाय P&L लॉस ऑन सेल जी, कितना रुपया? 700 रुपया।
क्वेश्चन ने कहा था 1 मार्च 13 तक ही अकाउंट बनाना है और कोई ट्रांजैक्शन है भी नहीं, कोई कैरी डाउन वगैरह नहीं है, बिकॉज ऑल द डिबेंचर्स हैव बीन सोल्ड। तो हमें क्या करना है, सिर्फ जो आपका इंटरेस्ट वाला कॉलम है उसको हमने ट्रांसफर करना है पी एंड एल में। नॉर्मली तो हम करते हैं ईयर एंड पर 31 मार्च लिखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 1 मार्च 2013 तक ही बनाओ, तो हम इसी डेट पर रुक कर देंगे 1 मार्च 13 टू पी एंड एल ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जी। इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसे क्लोज कर लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर इसमें डाल देंगे। हाँ जी, ये टोटल आपका बन रहा है 10 लाख, ये टोटल है आपका 50,000, ये टोटल है 10,01,00,000 रुपए। ये तो सेम टू सेम है, ये 10 लाख है, ये भी 50,000 बनेगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, और ये है 10,01,00,000 रुपए। आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आती है सिर्फ यहाँ पर आ रही है कितने रुपए की जी, 30,000। ये लीजिए, ये इंटरेस्ट आपका पी एंड एल में ट्रांसफर हो गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो लेजर अकाउंट से संबंधित एक प्रश्न हमने किया, हमें काफी कुछ इसमें समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, वहां पर और चीजें इसके अंदर करेंगे और ट्रांजेक्शन्स देखेंगे, इसको नोट कीजिए। जो मान्य करया कॉन्सेप्ट नंबर 8, ये लो जी, आज का पहला होमवर्क आपके सामने आता हुआ अभ्यासिका वाले प्रश्न में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, मैं बता दूं आपको, इसका एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन जब आया था तो ये 4 नंबर का पूछा गया था, कॉन्सेप्ट नंबर 8 का। और ये प्रश्न आपका आज के लिए होमवर्क में रहेगा, इसे करके आएंगे जी, और करके आना है सबने, चेक होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया जी कॉन्सेप्ट नंबर 8। और उसके बाद आइए जी, कॉन्सेप्ट नंबर 8 के पश्चात आगे आ जाते हैं, बन जाओ बन जाओ बन जाओ, ये लीजिए जी, कॉन्सेप्ट नंबर 8 के बाद आ रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 9 में। कॉन्सेप्ट नंबर 9 का हेडिंग लिखेंगे जी FIBS, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। FIBS कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, लिख लीजिए जी। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में ये रूल सीखा था कि भाई अगर आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है तो उसको वैल्यूएशन का रूल होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वैल्यूएशन का रूल होता है ओनली एट कॉस्ट। उस केस में हम कॉस्ट पर ही वैल्यू कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हमें कभी मार्केट प्राइस दी हो तो क्या हमें उसका एनालिसिस कॉस्ट के साथ करना है या नहीं करना। बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सभी में परचेज सेल परचेज सेल परचेज सेल लगा रहता है। और यार अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती तो क्या आप इतनी बार इसको परचेज सेल करते, आंसर है नहीं। फिर तो हम लेकर बैठ जाते हैं चुपचाप कि हाँ भाई परचेज कर लिया, अब हम बैठे हैं देखेंगे, लेकिन आप बार बार परचेज सेल कर रहे हैं तो वो दर्शाता है कि हाँ आपकी इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है। और करंट इन्वेस्टमेंट अगर है तो आपको ईयर एंड पर अगर क्वेश्चन मार्केट प्राइस दे रहे हैं तो आपको उसका एनालिसिस करना है कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, उस तरह से वैल्यूएशन आपने करना है। आइए रूल लिख लेते हैं पहले, फिर प्रश्न में चलकर इसको देखेंगे। तो हम कह रहे हैं भाई क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट दी होगी आपको वो करंट इन्वेस्टमेंट ही दी होगी, और उसके लिए रूल क्या चलता है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। इसके लिए रूल क्या चलता है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो सीधा क्वेश्चन पर जाते हैं, उस क्वेश्चन में ये चीज को अप्लाई करके हुए देखेंगे और भी चीजें सीखेंगे। लीजिए जी, कॉन्सेप्ट नंबर 9 से संबंधित मेरे सामने आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 9 से है। लेट अस सी क्या कहता है क्वेश्चन। कहता जी मिस्टर संजय हैं,
furnishes the following details relating to his holding in 8% डिबेंचर 100 each of P Limited held as current asset। तो आपके जो इन्वेस्टर साहब हैं कौन है जी? संजय। तो संजय जी की बुक्स हमें बनानी है, इन्वेस्टर की बुक्स बनानी होती हैं। 8% डिबेंचर हैं किसके? ऑफ पी लिमिटेड। ये स्क्रिप मिल गई और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए। कहता जी एज अ करंट एसेट आपने पकड़ा है इसको। 1 अप्रैल 12 को ओपनिंग बैलेंस था, फिर आपने कुछ खरीदा फिर सेल किया, फिर खरीदा फिर सेल किया। और जो महत्वपूर्ण लाइन है, क्वेश्चन कहता भाई ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना 30 सितंबर और 31 मार्च है। तो ये दो डेट्स हमारे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, 30 सितंबर और 31 मार्च। अभी हम कौन सी डेट में? 1 अप्रैल 2012, यानी कि लेटेस्ट इंटरेस्ट तो मिल ही चुका 31 मार्च को, उसके बाद 1 अप्रैल स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई फिर 1 अक्टूबर, यानी कि इसके बीच में यहाँ एक हमारी इंटरेस्ट की डेट आएगी और 31 मार्च वो तो ईयर एंड पर हमारी डेट आएगी। कहते जी जो संजय है ही क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31 ऑफ मार्च 2013। 31 मार्च 2013 को संजय अपने बुक्स क्लोज करते हैं और 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट हुआ था, यानी कि पूरे साल का ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर पुत्र ब्रोकरेज एट 1% इज टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। तो ब्रोकरेज पे करनी है, जब परचेज वाली ट्रांजेक्शन होगी वहां पर ब्रोकरेज ऐड कर देना, क्योंकि इंसिडेंटल एक्सपेंस ऐड होता है। सेल के समय आपने ब्रोकरेज को माइनस कर देना। क्वेश्चन सेज शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन हिज बुक्स। हिज बुक्स जी संजय बुक्स। मार्केट वैल्यू कहता जी मार्केट वैल्यू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 13। ईयर एंड पर ही तो देखोगे ना, साल के बीच में थोड़ी देखोगे। ईयर एंड पर जब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट लिखनी है अपने रिकॉर्ड्स में, आप देखोगे कि यार मार्केट प्राइस इतने रुपए का चल रहा है और कॉस्ट इतने रुपए की है। क्वेश्चन कहता जी एज्यूम फीफो मेथड। अब जो फीफो मेथड है वो कहां चाहिए? क्या परचेज के समय देखना है, ओपनिंग बैलेंस के समय देखना है? नहीं, फीफो की जरूरत कहां पड़ेगी? जब आप डिबेंचर को सेल कर रहे हो। हमने सीखा था कि भाई जब भी सेल होता है आपको प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। तो जब प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आप कॉस्ट वर्सेस सेल वैल्यू करोगे, तो उस कॉस्ट को कैसे निकालना, उसके लिए क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फीफो मेथड के हिसाब से कर लेना। तो बढ़ते हैं प्रश्न में आगे, देख लेंगे किस प्रकार से होता है, क्या दिक्कत है। आइए जी, तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हम करते हैं पुत्र। स्टार्ट आंसर नंबर 6। लिखिए जी, आइए मेरे साथ, फ्रेश फ्रेश पेज निकाल लीजिए पुत्र। ये लीजिए जी, आंसर नंबर 6 कर रहे हैं स्टार्ट। किसकी किताबें हैं? बुक्स ऑफ मिस्टर संजय। कलर थीम क्या रखी थी हमने, जरा एक बार वेरीफाई कर लें। ग्रीन ब्लू पिंक वॉयलेट, ग्रीन ब्लू पिंक वॉयलेट स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ जी, किसकी किताबें हैं? संजय जी की बुक्स ऑफ मिस्टर संजय। बुक्स ऑफ मिस्टर संजय। क्या बनाना है पुत्र जी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है पुत्र जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। कब से कब तक? क्वेश्चन ने कहा है 1 अप्रैल 2012 से ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च 13 को खत्म होता है। फ्रॉम 1 अप्रैल 12 टू 31 मार्च 13 पुत्र। स्क्रिप कौन सी है? स्क्रिप हमने मार्क करी थी जब क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन ने कहा था 8% डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड है जी, ये लीजिए स्क्रिप, स्क्रिप है। एट परसेंट डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था, ये तो लाइन थोड़ा हमें नीचे लेना पड़ेगा, चाहे भाई रब हो जाए, रब 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 रब। ये लीजिए, उसके बाद हम यहां पर कॉलम्स बना लेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों के लिए। कॉलम्स हैं आपके डेट, पर्टिकुलर्स पुत्र, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट, एंड अमाउंट ते अगे दूजे पासे मींस क्रेडिट साइड सेम टू सेम, डेट, पर्टिकुलर, लोलिलम वैल्यू, इंटरेस्ट ते पुत्र जी अमाउंट, ठीक है जी। डेबिट क्रेडिट साइड पर सारी आइटम्स लिख ली। अब स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन ने सबसे पहले क्या बताया? कहता जी ओपनिंग बैलेंस था 1 अप्रैल 2012 को। ये देखिए क्वेश्चन ने बताया 1,20,000 का ओपनिंग बैलेंस है और कॉस्ट है 1,18,000 की, ठीक है। 1 अप्रैल 2012 को टू बेल ब्रॉड डाउन, टू बेल ब्रॉड डाउन जी, 1,20,000 की है नॉमिनल वैल्यू। इंटरेस्ट तो अभी अभी 31 मार्च को मिला ही था, उसका हमें क्या करना, 1,18,000 यहां पर आ गया। क्वेश्चन ने खुद ही वैल्यू हमें बता दी, डन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा? उसने कहा भाई 1 जुलाई को आपने परचेज किए 100 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट 98 पर।
1 जुलाई 1 जुलाई 2012 पुत्र टू बैंक परचेज, टू बैंक परचेज कितने डिबेंचर जी? 100 डिबेंचर। 100 डिबेंचर मतलब एक डिबेंचर अगर 100 का है तो नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी? 10,000। और हमें पता है जब भी परचेज कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी कंप्यूट करना है, क्योंकि मैंने परचेज की तो दूसरी पार्टी को मैं इंटरेस्ट के पैसे भी तो दूंगा। 1 जुलाई 12 को हम खड़े हैं लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? क्वेश्चन ने कहा जी साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, 30 सितंबर ते 31 मार्च, 30 सितंबर ते 31 मार्च। तो आप 1 जुलाई पर है, लेटेस्ट कब मिला होगा? लेटेस्ट 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 31 मार्च को। उसके बाद हो गया अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स हो गए जी। हेडिंग पाइए इथे, हेडिंग पा दो पुत्रा, वर्किंग नोट्स ਤੇ ਨੰਬਰ 1 100 ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੈਗੇ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਬੈਂਚਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ 8% ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਓਹੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਓਹੋ ਹੋ ਭਰਾਵਾ 1 ਮਿੰਟ, ਮੇਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੈਗਾ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। हाँ जी हाँ जी, सर इज बैक, सर इज बैक, सर इज बैक। 10,000 इंटू 8% इंटू 3/12 जी, ये आ गया 200 रुपए का पुत्र इंटरेस्ट। तो आपने जब ये परचेज की ट्रांजेक्शन करी, आपने दिया है 200 रुपए का इंटरेस्ट। उसके अलावा वैल्यू आएगी जी अमाउंट वाले कॉलम में कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितनी है, उसके लिए हम बना रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 2। ये लीजिए, क्वेश्चन ने आपको क्या कहा? कहते जी आपने ना एक्स इंटरेस्ट खरीदा, लेकिन लेकिन साथ में क्वेश्चन ने हमें एक चीज प्रदान करी है। कहता ब्रोकरेज एट 1% इज टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। आपको 1% का ब्रोकरेज देना है, और हम जानते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर एडेड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो नंबर 2 आ रहा है ट्रांजेक्शन प्राइस हंड्रेड इंटू 98 साथ में हमने दिया है ब्रोकरेज 9800 का 1% जो है 98, क्योंकि कम इंटरेस्ट तो है नहीं। अगर कम इंटरेस्ट होता तो इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस करते, और ये आ गया पुत्र 9898। तो यहाँ नंबर 2 में लिख देंगे जी 9898। मेरे संग संग रहिए, उम्मीद करता हूं इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, 1 जुलाई 2012 होगी। इसके बाद ट्रांजेक्शन की डेट तो 1 अक्टूबर को है, लेकिन हमें पता है कि 30 तारीख को इंटरेस्ट मिलना है। तो 30 सितंबर को पुत्र हम एंट्री करेंगे। हम कहेंगे 30 सितंबर 12 बाय बैंक इंटरेस्ट। संजय जी को मिलेगा इंटरेस्ट, कितना मिलेगा उसके लिए फिर से हमें बनाना है जी वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट मिलेगा जी 30 तारीख को। कितने डिबेंचर पे? 1,20,000 रुपए के डिबेंचर तो मेरे पास ओपनिंग में थे, मैंने 10,000 के और खरीद लिए। टोटल कितने हो गए मेरे पास? 1,30,000। कंपनी जब 30 सितंबर को इंटरेस्ट देगी तो सारे डिबेंचर वैल्यू के ऊपर मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने क्या सिखाया था? इंटरेस्ट डेट पर इंटरेस्ट कब कितना मिलता है? फ्रॉम द प्रीवियस डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल द करंट डेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रीवियस डेट 31 मार्च को मिला था, अब 30 सितंबर आ गई जी, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर। 1,20,000 पहले से थे, 10,000 हमने और खरीदे, इंटू पुत्र 8% इंटू 6/12, 1,30,000 इंटू 8% इंटू 6/12, ये आ गया जी पुत्र 5200। तो हम जाकर यहाँ लिख देंगे 5200 जी, हो गया 5200। उसके बाद ट्रांजेक्शन है, क्वेश्चन ने कहा जी 1 अक्टूबर को ना आपने सेल कर दिए 200 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट एट 100। 1 अक्टूबर को सेल कर दिए, लीजिए बाय बैंक सेल। 1 अक्टूबर 12 को पुत्र बाय बैंक सेल 200 डिबेंचर यानी कि 20,000 रुपए के सेल कर दिए।
सवाल उठा, सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करेंगे और फिर सेल वैल्यू की बात करेंगे। जैसे ही इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं, अभी लेटेस्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर को ही तो मिला है, तो जब 1 अक्टूबर को बेचूंगा, मैं किस चीज का इंटरेस्ट मांगूंगा? इंटरेस्ट बनता ही नहीं। शायद संजय जी वेट ही कर रहे थे कि यार 30 तारीख को इंटरेस्ट मिल जाए एक बार, अगले दिन ही बेच दूंगा, और वही हुआ, 30 तारीख को इंटरेस्ट मिला, अगले दिन कहते ले लो, सेल करने आया हूं। और जब सेल करें तो इंटरेस्ट का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट अभी अभी तो मिला है। तो इसको मैं, आप बच्चों को याद रहे तो यहां पर लिख देता हूं, एज इंटरेस्ट वॉज received on 30th September 12. So, no interest has accrued. So, no interest has accrued on 1st October 12. No interest is accrued on 1st October 12. अल्टीमेटली यहां पर हमें पता चल गया कि भाई इंटरेस्ट तो आएगा नहीं, शून्य है एक प्रकार से। तो नंबर 5 पर आगे सेल वैल्यू तो निकालनी ही है, सेल वैल्यू तो निकालनी ही है। ट्रांजैक्शन का प्राइस कितना है? क्वेश्चन ने कहा जी 200 डिबेंचर बेचे हैं 100 रुपी पर, 200 इंटू 100 20,000, 20,000 के बेचे, कम इंटरेस्ट तो है नहीं, होता तो भी क्या कर लेते भाई, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है यहां पर। तो हमें इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन ने ये कहा था आपने सारी ट्रांजैक्शन पर ब्रोकरेज इनकर करी है, तो माइनस करेंगे जी ब्रोकरेज। बीस हजार का 1% यानी कि 200 माइनस हो गया, और यहां आ गया 19,800। 19,800 की आपकी आई जी सेल वैल्यू, ਇੱਥੇ आके आप लिख देनी है। और और अब बारी आई फीफो की। मैंने क्या कहा था, जब भी सेल करोगे प्रॉफिट या लॉस निकालने, उस प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए यू नीड टू कंपेयर द कॉस्ट प्राइस एंड द सेल प्राइस। हमने जो पिछला प्रश्न किया था वहां पर भी सेल थी, लेकिन आपने सारे डिवेंचर सेल कर दिए थे, इसलिए वहां पर हमारे समक्ष ये दिक्कत नहीं है, हमने सीधा लिख दिया इतने की कॉस्ट थी, इतने की सेल थी, और लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल निकाल लिया था। यहां पर किस प्रकार से करेंगे, आइए जी नंबर 5, सॉरी नंबर 6 वर्किंग नोट, 6 नंबर वर्किंग नोट। प्रॉफिट ऑब्लिग लॉस ऑन सेल, दो चीजें निकालनी है जी मुझे। एक निकालना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपने 20,000 रुपए के डिबेंचर बेचे, ध्यान से सुनना, ये 20,000 रुपए के आपने डिबेंचर बेचे, हमारे पास डेबिट साइड पर देखोगे तो 1,20,000 तो ओपनिंग पड़े थे, 10,000 मैंने अभी अभी खरीदे थे। तो यार ये 20,000 जो मैंने बेचे किस में से बेचे होंगे, क्या ओपनिंग में से बेचे, या ये वाले 10 बेचे और बाकी 10 इसमें से बेचे? क्योंकि सबकी कॉस्ट अलग अलग है, आप जब जिसमें से बेचा होगा उसकी कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट और लॉस हर सिचुएशन में अलग आएगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई केयरफुली कि भाई हमने बेचा किसमें से है। तो क्वेश्चन ने कहा भाई इतना मत सोचो, फीफो मेथड है। फीफो क्या कहता है, फीफो क्या बोलता है, तो वो बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहता भाई फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पुराना था ना उसको बेचो, यानी कि जो सेल हुई है वो इसमें से सेल हुई है, तो आपने इसमें से प्रोपोर्शन लेना है। ये जो 20,000 सेल हुआ है ये इसमें से सेल हुआ है, तो आप कहोगे 1,20,000 की कॉस्ट अगर 1,18,000 है, तो प्रोपोर्शनेटली 20,000 की कितनी होगी, वहां से कॉस्ट निकालोगे और कंपेयर करोगे यहां 19,800 सेल वैल्यू के साथ। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे आ जाएगा, 1,18,000 की कॉस्ट है फॉर अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1,20,000। आपने 20,000 का सेल कर दिया, 1,18,000 बटे 1,20,000 इंटू 20,000 जी, 19,667 आ गया पुत्र। हमें क्या कंपेयर करना है इसको, सेल वैल्यू के साथ। सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, 19,800 निकाली हुई है। हाँ जी, क्या मेरी सेल वैल्यू ज्यादा है या कम है, मेरी सेल वैल्यू ज्यादा है। कितने रुपए से जी, 133 से, तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल 133। प्रॉफिट ऑन सेल है जी 133। इस प्रकार से आपको कॉस्ट को सेल से कंपेयर करना। और जो फीफो मेथड कहा था, यहां पर उस फीफो का रूप भी हमने देखा, ये हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाली है एज पर फीफो। 133 का प्रॉफिट आ गया, और मैंने क्या सिखाया था, प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां आएगा, लेजर अकाउंट में इस तरफ जी, डेबिट साइड पर आप लिखेंगे प्रॉफिट। कौन सी तारीख को सेल किया, 1 अक्टूबर को, तो आप कहेंगे 1 अक्टूबर 12 टू P&L
टू पी एंड एल प्रॉफिट ऑन सेल, टू पी एंड एल प्रॉफिट ऑन सेल 133 पुत्र, ये लीजिए, ये आ गया नंबर 6। लिखिए, आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए, टू पी एंड एल प्रॉफिट ऑन सेल की एंट्री कर ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 1 जनवरी को उसने बोला आपने फिर से डिबेंचर परचेज किए 98 कम इंटरेस्ट पर 50 डिबेंचर। हम कहें जी 1 जनवरी 2013 को टू बैंक परचेज आपने 50 डिबेंचर खरीदे, यानी कि 5,000 रुपए के। 1 जनवरी को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर से लेकर 1 जनवरी तक महीने हो गए, अक्टूबर नवंबर से पुत्र दिसंबर, ये 3 महीने का इंटरेस्ट भी यू हैव टू पे। तो नंबर 7 वर्किंग नोट बन रहा है इंटरेस्ट के लिए, और 8 नंबर वर्किंग नोट बनेगा इसके इंटरेस्ट के लिए। ये लीजिए जी, वर्किंग नोट नंबर 7 बन रहा है। आपने 50 डिबेंचर खरीदे, एक डिबेंचर 100 रुपए का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 3 मंथ्स के लिए। 5,000 इंटू 8% इंटू 3/12, ये आ गया जी 100 रुपी। तो इंटरेस्ट का अमाउंट है 100 रुपए। और रही बात कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो हम कहेंगे जी ट्रांजेक्शन प्राइस। क्वेश्चन ने कहा भाई आपने 50 डिबेंचर खरीदे 98 के हिसाब से, और ये कम इंटरेस्ट है 4900। इसमें से एक तो आप करेंगे माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि इट इज कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। तब उत्तर इंटरेस्ट है 100 रुपए का ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ प्लस ब्रोकरेज जी 4900 का 1% 49। ये लीजिए 4800 प्लस 49, ये बन गया जी 4849। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगी। ट्रांजैक्शन प्राइस क्योंकि कम इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट कर दिया माइनस, और क्योंकि ब्रोकरेज आपने पे करी है, खरीदने के समय ब्रोकरेज हमारा खर्चा है तो ऐड कर दिया 4849। तो यहां आ गया 100 रुपए का इंटरेस्ट, एंड दिस इज 4849 जी, दिस इज 4849। डन। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। कहता जी 1 फरवरी को आपने सेल कर दिए 200 डिबेंचर, एक्स इंटरेस्ट एट 99। ये लीजिए 1 फरवरी 13 को हमने वापस से सेल किए हैं, बाय बैंक सेल, फिर से 20,000 रुपए के डिबेंचर, 200 डिबेंचर आपने बेचे हैं। वर्किंग नोट नंबर 9 और 10 कॉन्टिन्यूटी में चलते जा रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 9 पर आ गए जी। कितने डिबेंचर बेचे? 200, एक डिबेंचर 100 रुपए का, 8% का रेट है, और तारीख है 1 फरवरी, लास्ट इंटरेस्ट मिला था 30 सितंबर को, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, 4 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। आपने सेल किया ना, तो आप जिसको सेल करो उसको भाई 4 महीने का इंटरेस्ट तो मेरा बन चुका, ला दे। तो 4 महीने 4/12 पुत्र, एल हो जी 20,000 8% इंटू 4/12, ये आ गया 533 रुपए, 533 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। एग्जाम में ऐसी फिगर आ जाए, बच्चा तो सोचता है मेरा गलत है, इमीडिएटली आगे वाले से भाई, ए भाई, या दीदी दीदी क्या आंसर आ रहा है, पीछे वाले से भैया भैया क्या आ रहा है, साइड वाले से भैया इधर, भैया क्या आ रहा है, यार ये भी फिगर है, ये भी फिगर है, इसको इतना शक की नजर से क्यों देखते हो? क्या फिगर वही होती है कि जिसके पीछे 0, 5 एक्सेट्रा आता है? जिसके पीछे 0 और 5 नहीं आया, मतलब एग्जाम में अगर आंसर आता 530, हाँ हाँ ठीक है, 535, हाँ हाँ ठीक है, 533 ने क्या बिगाड़ा है भाई? तो सोच बदलो, देश बदलेगा। सोच बदलो, पास हो जाओगे। समय जो गंवा रहे हो ना, दीदी दीदी कितना आया आपका, भैया भैया कितना आया, इधर इधर कर रहे हो, वो समय बचाना है अपने को। हाँ जी, 533 रुपए का इंटरेस्ट पुत्र ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 10
ट्रांजैक्शन प्राइस जी, आपने 200 डिबेंचर बेचे 99 के हिसाब से, 19,800, 200 डिबेंचर बेचे 19,800 रुपए। लेकिन ये एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट तो माइनस होगा नहीं, लेकिन ब्रोकरेज जरूर माइनस होगी। कितनी है जी? 1%। $19,800 माइनस 198, 19,602 रुपए इज द सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ये लीजिए, ये आ गया पुत्र 19,602। ठीक है क्या जी? और साथ ही साथ हम ये जानते हैं जब सेल किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस तो कंप्यूट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है फीफो मेथड, तो ये वाले 20,000 भी किसमें से सेल हुए होंगे? इसमें से ही सेल हुए। कैसे पता चला? आपके पास टोटल 1,20,000 था, जिसमें से अभी 20 ही बेचा है आपने थोड़ी देर पहले 1 अक्टूबर को, तो आपके पास अभी भी 1 लाख रुपए का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पड़ा है, तो फीफो के हिसाब से पहले उस 1 लाख को ही खत्म करना है। तो अभी जो मैंने 20,000 बेचा पुत्र, वो भी उसी 1 लाख में से बेचा होगा। आइए, तो नंबर 11 आ रहा है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल क्या करेंगे जी? सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेम टू सेम फीफो से 1,18,000 की कॉस्ट है जब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1,20,000। आपने 20,000 का बेचा है, ये आ गया जी 19,667, और ये हमने क्या लगाया है? फिफो लगाया है। एंड देन देयर इज बी विच शोज द सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जी। कितने रुपए की सेल वैल्यू अभी अभी निकाली है? 19,602 रुपए की। तो क्या आपकी सेल वैल्यू ज्यादा है? जी नहीं, मेरी तो सेल वैल्यू कम है इस बार कॉस्ट से, तो देयर इज लॉस ऑन सेल। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है जी? 65। 65 रुपए का देयर इज लॉस ऑन सेल। 65 रुपए का देयर इज लॉस ऑन सेल। तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे, 1 फरवरी को बेचा ना, तो 1 फरवरी को एंट्री करेंगे बाय पी एंड एल लॉस ऑन सेल 65, और वर्किंग नोट नंबर हो गया जी 11, और वर्किंग नोट नंबर हो गया पुत्र 11। ये भी हो गया 1 Feb 2013 को। उसके बाद क्वेश्चन ने कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, 31 मार्च है, तो 31 मार्च को आप इंटरेस्ट पहले रिसीव कर लीजिए, उसके बाद हम क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं। 31 मार्च 13 वी विल से बाय बैंक इंटरेस्ट जी। तो वर्किंग नोट नंबर 12 बना देंगे इसके लिए। हाँ जी, कितने डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा? जितने आपके पास पड़े हैं। कैसे पता चलेगा? जो डेबिट में है इन सबको प्लस करो, 1, 20 प्लस 10 और 5 कितना हो गया? 135। उसमें से ये 40,000 माइनस कर दिया तो कितना बचे आपके पास डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू? 95,000। तो 31 मार्च को जितने डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू मेरे पास है उसी का तो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। ये लीजिए, नंबर 12 हम कह रहे हैं जी 95,000 रुपये के डिबेंचर हैं इंटू 8%, और 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ये हमने कैसे निकाला? 95,000 टोटल डेबिट माइनस टोटल क्रेडिट, और ये किसके लिए किया हमने? डेबिट माइनस क्रेडिट नॉमिनल वैल्यू का। तो 31 मार्च 2013 को हमने देखा 95,000 रुपए के अभी भी पड़े हैं। 95,000 इंटू 8% इंटू 6/12 पुत्र, ये आ गया 3800 जी। 3800 रुपए का इंटरेस्ट तो मिल जाना है। 3800 ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ 3800 जी। 3800 31 मार्च 13 को आप कहेंगे टू पी एंड एल ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट वाले कॉलम को खत्म कर दीजिए, यहां पे आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा।
और यहाँ हमें करना है इन दोनों साइड्स को क्लोज। ये लीजिए, इंटरेस्ट वाले कॉलम का टोटल करो सिर्फ पहले। क्रेडिट साइड पर देखिए, 5200 प्लस 533 प्लस 3800, डेबिट में है -200 और -100, बस इतना ही है जी। 9233, तो पूरे साल जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसमें से नेट इंटरेस्ट 9233 का निकालकर आपने भेज दिया अपने P&L अकाउंट के अंदर। उसके बाद मुझे देखना है मेरे पास कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट बची है। डेबिट साइड पर टोटल कीजिए 1,35,000, और इसका भी टोटल कर सकते हैं 200 300। ये हो गया जी इंटरेस्ट वाले कॉलम का टोटल 9533, और कॉस्ट 1,18,9898, 133 के पुत्र 4849, 132,880। On the other side, we will write down all the values. 1,35,9233, sorry, 9533, and 1,32,880। आपको क्या करना है, 31 मार्च 13 को हाँ जी, 31 मार्च 13 को यू हैव टू डू द कैरिड डाउन। आप कहेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आपके पास नॉमिनल वैल्यू कितने रुपए की बची है? हाँ जी, नॉमिनल वैल्यू कितने रुपए की बची है? 95,000 की। इंटरेस्ट में तो कुछ नहीं आएगा, इंटरेस्ट तो सेटल कर ही दिया। और इसकी बात करूं, अभी रफ में लिख रहा हूं, आप लोग लिखना मत। 132,880 माइनस 19,800, अमाउंट वाले कॉलम में कर रहा हूं 19,602, और -65, ये आ रहा है जी 93,413। अभी मत लिखना इसे, अभी मत लिखना। एक वर्किंग नोट बनेगा जी नंबर 13। क्यों बनेगा? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही चल रहा है कि अंत में जब आपके पास कैरी डाउन रह जाएगा इन्वेस्टमेंट का, तो उस समय आपने कंपेयर करना है। इसने बोला मार्केट वैल्यू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड इज ₹99। आपके पास कितने डिबेंचर हैं, कॉस्ट वर्सेस एमआरपी, आपने कॉस्ट वर्सेस मार्केट वैल्यू करना है। हमारे पास 95,000 यानी कि 950 डिबेंचर बचे हैं। तो लिख रहे हैं हेडिंग कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, जितनी बैलेंसिंग फिगर आई है आपके पास कितने रुपए की आई है, 93,413। इतने रुपए की मेरी कॉस्ट है, 93,413 रुपए की, 93,413 रुपए की। मुझे इसको कंपेयर करना है मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ। मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ 950 डिबेंचर हैं। क्वेश्चन ने कहा एक डिबेंचर का मार्केट प्राइस है 99 का, 950 इंटू 99, ये आ गया जी 94,050। हमें पता है कि वी वैल्यू एट लोअर ऑफ द टू, कॉस्ट या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या है, मार्केट प्राइस, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस इज 93,413। तो इसी पर वैल्यू करेंगे, तो हम अपना अकाउंट में जाकर यही वाली वैल्यू लिख सकते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन क्लोज हो गया। मुझे पता है मन में डाउट आ रहा होगा, अगर मार्केट प्राइस कम होता तो क्या करते, ये तो सिखा देता राहुल, ये नहीं सिखाया तूने। टीआरजी सिखाएगा ना, टीआरजी, टीआरजी ने मना किया है कि मैं यहीं हूं तुम यहीं हो, इतनी जल्दी क्या है, अभी करवा रहा हूं ना, पहले इतना तो नोट कीजिए। हेलो हेलो हेलो।
चलिए जी, आपके मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहा है उसका उत्तर देते हैं। ये हमारा था प्रश्न नंबर 6। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से। assume in question 6 that market price of debentures on 31st March 13 is रुपी 97। एज्यूम इन क्वेश्चन 6 मार्केट प्राइस जो है वो 99 नहीं है। हमने एक सेकंड पार्ट बना लिया कि भाई 97 होता तो क्या करते। आइए जी, सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन देखें तो इस केस में जब आप कंपैरिजन करोगे आप कहोगे भैया जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है कितनी है 93,413। लेकिन जब आप इसको कंपेयर करोगे मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ आपके पास कितने डिबेंचर बचे थे 950 इंटू 97। 950 मल्टीप्लाई बाय 97 जी आ रहा है 92,150। तो अब लोअर क्या है, अब लोअर है मार्केट प्राइस। सो लोअर इज मार्केट प्राइस दैट इज 92,150। इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यूएशन है वो 90 टू 150 पे होनी चाहिए। इसका मतलब है 90 टू 150 पे होनी चाहिए। देखिएगा तो हम क्या करेंगे जब आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे, क्रेडिट साइड की बात कर रहा हूं, सिर्फ क्रेडिट साइड की बात कर रहा हूं, डेट है, पर्टिकुलर्स है, नॉमिनल वैल्यू है, इंटरेस्ट है एंड अमाउंट है। अभी आपने क्या लिखा था, आपने कहा था भाई 31 मार्च 2013 को है बाय बेल कैरिड डाउन, जिसमें यहां पर आया था 95,000, इंटरेस्ट में डैश था और अमाउंट लिखा था 93,413। लेकिन जब अब लोअर आया है मार्केट प्राइस तो आप यहां पर लोअर ही लिखोगे, दैट मींस 92,150। यही तो मेन बात है। लेकिन जैसे ही आप यहां पर 90 टू 150 लिखोगे आपका तो इस कॉलम का टोटल 130 टू 880 था ना, जिसकी वजह से 93,413 आया था। अब आप जैसे ही लिखोगे वहां पर तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। बड़ी ही सिंपल सी बात है, आपका जो टोटल था वो 130 टू 880 था। आपका जो ये टोटल था इट वाज 130 टू 880 और यहां पर फिगर आ रही थी आपकी 93,413। लेकिन हम कह रहे हैं हमने 93,413 लिखना है नहीं 92,150 लिखना है। बेसिकली हुआ क्या है, हुआ क्या है यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट थी वो इतनी थी, लेकिन हमने देखा बैलेंस शीट पर है मार्केट प्राइस कम रह गया। तो ये क्या है, फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है भाई। चीज हाथ में पड़ी है 93,413 की, लेकिन मार्केट कह रही है हम तो 92,150 देंगे, नुकसान है। सो देयर हैज बीन द लॉस ऑन वैल्यूएशन, इसको कहते हैं लॉस ऑन वैल्यूएशन। 93,413 में से 92,150 माइनस कर दीजिए। 93,413 में से 92,150 माइनस किया 1263 रुपए का आ गया जी लॉस, लॉस ऑन वैल्यूएशन। और कहां डालोगे, यहां 31 मार्च 13 बाय पी एंड एल लॉस ऑन वैल्यूएशन, तभी जाकर आपकी क्रेडिट साइड भी टैली होगी। तो ये 1263 यहां आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, नोट कीजिए। गड्डी जाती है छलांगा मार दी, गड्डी जाती है बुरा बुरा। आहा, आइए जी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा हमारे सामने। क्या क्या आपको देखा तो ये खया, ठीक है, ब्लेसिंग में से नहीं है, मतलब अभ्यासिका में से एक ही प्रश्न है अभी के लिए, आज के लिए। हाँ जी, आगे बढ़ा रहा हूं आपको।
FIBS का अंतिम भाग करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार शानदार शानदार। एक मिनट जी, कॉन्सेप्ट नंबर 9 तक हो चुके हैं, आगे लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे जी, FIBS इंटरेस्ट डेट एंड इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर्स बुक्स क्लोजिंग डेट नॉट मैचिंग। कॉन्सेप्ट नंबर 10, FIBS इन्वेस्टर्स बुक क्लोजिंग डेट एंड इंटरेस्ट की डेट्स नॉट मैचिंग। क्या होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है? अब तक हमने जितने प्रश्न किए वहां पर इन्वेस्टर की बुक क्लोजिंग डेट और इंटरेस्ट की डेट मैच हो रही थी। पहली बात तो ये समझो कि भाई ये जो इंटरेस्ट डेट है, इंटरेस्ट डेट है, ये किसकी है? हम कह रहे हैं जो इंटरेस्ट डेट है भाई, वो कंपनी की इंटरेस्ट डेट देखनी है, जहां पर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। और जो बुक क्लोजिंग डेट देखनी है, और जो बुक क्लोजिंग डेट देखनी है, हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, वी आर टॉकिंग इन दिस चैप्टर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पुत्र इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर जो है, जो इन्वेस्टर है, बुक क्लोजिंग डेट उसकी देखनी है। इंटरेस्ट डेट एंड बुक क्लोजिंग डेट क्या मैच करती हैं या नहीं करती हैं? अब तक जितने प्रश्न की मैच करती थी, आइए दिखाकर आता हूं। इस प्रश्न में तो कोई फायदा ही नहीं देखने का, क्योंकि इसने तो 1 दिसंबर से 1 मार्च ही कहा था, 4 महीने। इस क्वेश्चन में अगर देखोगे, इंटरेस्ट की डेट थी 30 सितंबर और 31 मार्च, और क्वेश्चन ने कहा संजय क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31 मार्च। मतलब ये दोनों डेट्स कोइंसाइड हो जाती थी। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि भाई कुछ ना दिक्कत आ गई है, इंटरेस्ट की डेट और इन्वेस्टर की बुक क्लोजिंग डेट मैच नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? लेट्स से कंपनी आपको इंटरेस्ट दे रही है, एक तो यहां कंपनी इंटरेस्ट दे रही है 31 मार्च और 30 सितंबर को, यानी कि जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से चल के 31 मार्च तक जाता है। एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा। एक अप्रैल से लेकर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जाता है जी 31 मार्च तक। तो मुझे थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इधर से भी करते हैं, इधर से भी कर देते हैं। ये लो, ठीक है। कंपनी 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट करती है, 31 मार्च को खत्म करती है, बीच में 31 मार्च और 30 सितंबर को अपनी इंटरेस्ट डेट देती है। ये भी मैंने गलत लिख दिया, रुको रुको। इंटरेस्ट मेरे को किस तरह से मैं इसको मैप करूं? वेट 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 वेट। 30 सितंबर, 31 मार्च जी, कंपनी यहां पर इंटरेस्ट देती है। जो इन्वेस्टर है वो फॉलो कर रहा है अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर। उसका जो अकाउंटिंग ईयर है वो कैलेंडर ईयर है। वो कहता भाई मैं तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक वाला इंसान हूं। वो कहता मैं तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वाला बंदा हूं। अब दिक्कत क्या आन पड़ी? अब तक जब हम कर रहे थे, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में किया, जब आपकी इंटरेस्ट की डेट आई 31 मार्च 2013 को, हमने कहा जी बाय बैंक इंटरेस्ट, हमने कहा जी बाय बैंक इंटरेस्ट, और अगले ही दिन बाय कैलेंस कैरी डाउन हो गया। और हमने कहा भाई इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी अभी तो इंटरेस्ट मिला है। लेकिन हमें क्या करना है? जैसे ही ये वाली दिक्कत आई, जैसे ये वाली सिचुएशन आई, तो हमारे सामने एक दिक्कत आन पड़ी, क्योंकि यहां पर मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हुआ। मेरा अकाउंटिंग ईयर कब आ गया? इन्वेस्टर कहता भाई 31/12 को मेरा तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, मेरा कैलेंडर ईयर क्लोज हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर। और इसको लास्ट इंटरेस्ट मिला कब था? 30 सितंबर को, और अगला कब मिलने वाला? 31 मार्च को। सवाल उठ गया कि यार ये जो टाइम पीरियड है 30 सितंबर से लेकर 31/12 का, ये इंटरेस्ट इन्वेस्टर का इसी साल का बनता है। बड़ी सिंपल सी बात है, हमारा
दो कॉन्सेप्ट हैं जी, एक मैचिंग एक एक्रूवल। मैचिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर है उसी साल में उसी साल के खर्चे और उसी साल की इनकम डाल देना। अगर इन्वेस्टर का अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31/12 है तो भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि इसका एक्सपेंस भी एंड इसका रेवेन्यू भी सारा इसी साल के अंदर डाल देना। लेकिन हमें दिक्कत आन पड़ी इस 3 महीने के इंटरेस्ट के बारे में कि इसका क्या करें, क्योंकि कंपनी ने तो अब तक दिया नहीं। कंपनी कहती भाई हम तो पूरे 6 महीने का ना यहीं पर देंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट हम तो यहीं पर देंगे, तुम्हें उससे पहले नहीं देंगे। लेकिन हम जानते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्रूवल, एक एक्रूवल नाम की भी चीज है। एक्रूवल कहता है कि भाई तुम्हें एक्सपेंस कब पे करना है वर्सेस इनकम कब मिलनी है मैटर नहीं करता। एक्सपेंस इनकर होना एंड इनकम का अर्न होना जो है वो देखा जाता है जब आप अपना फाइनेंशियल बुक्स को क्लोज करते हैं। तो जब ये इंटरेस्ट है हमारा 3 मंथ्स का, ये जो इंटरेस्ट है 3 मंथ्स का, मेरा सिर्फ इतना सवाल है क्या ये 31/12 को एक्रू हुआ है या नहीं हुआ? क्या ये पक्का 3 महीने का मुझे मिलेगा ही मिलेगा? अगर मेरे पास 31/12 तक डिबेंचर है 100% मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है 3 मंथ्स का ये आपका यहां पर एक्रू हो चुका है। ड्यू चाहे नहीं हुआ, ड्यू कब होगा 31 मार्च को जाकर, रिसीव कब होगा 31 मार्च को, लेकिन एक्रू तो हो चुका है ना। तो मैचिंग और एक्रूअल कॉन्सेप्ट को जब हम कंसोलिडेटेडली पढ़ते हैं तो ये कुल मिलाकर बनती है बात कि आप जब अपना बैलेंस कैरिड डाउन करोगे, जब आप अपना बैलेंस कैरी डाउन करोगे, आइए मैं बनाकर दिखाऊं आपको। मान लो जी ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, मान लो जी ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। जब आप 31/12 को अपना बाय बैलेंस कैरी डाउन करोगे, जब आप 31/12 को बाय बैलेंस कैरी डाउन करोगे, जितनी नॉमिनल वैल्यू है यहां पे लिख दोगे, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है यहां पर लिख दोगे, और यहां पर क्या आएगा, हम कह रहे हैं यहां पर आप अपना इंटरेस्ट का अमाउंट लिखोगे। कितने समय का? 3 मंथ का, क्योंकि वो आपका एक्रू हो चुका है। रीजन, रीजन मैचिंग और एक्रूवल कॉन्सेप्ट। साथ में एक और चीज बता दूं, थोड़ी देर पहले ही आपने यहां पर एंट्री करी होगी 30/9 को बाय बैंक इंटरेस्ट की। आपने कहा होगा बाय बैंक इंटरेस्ट और यहां पर इंटरेस्ट लिखा होगा, लेकिन 30 सितंबर से 31/12 तक 3 महीने का इंटरेस्ट तो भाई एक्रू हो चुका है ना, और वो मुझे पक्का मिलने वाला है। और क्योंकि मैं साल के अंत में यहां पर एक फिगर डालता हूं, हम यहां पर 31/12 को लिखते हैं टू P&L इंटरेस्ट ट्रांसफर, यानी कि आप अपने पूरे साल में जितना इंटरेस्ट आपने कमाया उसको लेकर जाते हो P&L में। तो यार ये 3 महीने का भी तो मैंने इसी साल में कमाया, मिला या नहीं क्या मैटर करता है, 3 महीने बाद मिल जाएगा। लेकिन कमाया कब है? एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहते हैं कि भाई इनकम को देखना अर्नड बेसिस पर, एक्सपेंस को देखना इनकर्ड बेसिस पर। तो मैंने कमाया तो यही है ना, तो जब मैं P&L में लेकर जाऊंगा मेरा ये 3 महीने का इंटरेस्ट भी यहां पर जाना चाहिए एज अ बैलेंसिंग फिगर। ये है कहानी। अब मुझे ये बताओ जो क्वेश्चन है वो कैरी डाउन से स्टार्ट होता है कि ब्रॉड डाउन से? भाई ब्रॉड डाउन से स्टार्ट होता है। जो ये 31/12 को आपने बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा है, यही बैलेंस तो आप अगले साल 1 जनवरी को कहोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। जब टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कहोगे तो नॉमिनल वैल्यू आएगी, ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आएगी, लेकिन ये वाला जो आपका पिछला इंटरेस्ट था ये भी तो यहां पर आएगा, ये वाला इंटरेस्ट भी तो आपका 3 मंथ्स का पुत्र यहां पर आएगा, ये वाला भी तो आएगा। यही कहानी है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे अगर डेट्स कोइंसाइड नहीं कर रही, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टर की बुक्स क्लोजिंग डेट, तो हमें ब्रॉट डाउन में भी इस इंटरेस्ट को लिखना है, इस इंटरेस्ट को लिखना है। कारण क्या है? क्योंकि ये कैरी डाउन में था तो ब्रॉट डाउन में आ गया, और मुझे अगले साल जब 31 मार्च आएगी तो कंपनी कितना देगी? बचेगा सर 3 महीने का देगी, 3 का तो अपने पिछले बुक कर लेना भाई, कब? वो तो हमने अपने लिए बुक किया है। जब 31 मार्च आएगी कंपनी मुझे पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट देगी। जब अगले साल आप यहां पर 31 मार्च को लिखोगे ना बाय बैंक इंटरेस्ट, तो यहां पर पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। कोई ये ना कहे सर 6 का कैसे आ गया सर, 3 का तो पहले ही कर दिया। अरे 3 का एक्रू था, वो मैंने बुक किया था, कंपनी तो मुझे 6 का देगी ना। कंपनी थोड़ी कहेगी 3 का तो जी आपने बुक ही कर लिया, सिर्फ 3 का ले लो। तो भी बात होगी आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी, क्लाइंट से 1 लाख रुपए लेने, क्लाइंट कहते जी आपका 40,000 का खर्चा तो पिछले साल बुक कर लिया, सिर्फ 60 ले लो। आपको कह रहे हो तो तूने बुक किया, मेरे को तो पूरा दे दे। तो इन्वेस्टर को कंपनी पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट यहां पर देगी। लेकिन हमने अभी सीखा कि यार आपका, सुनते रहना ध्यान से, कहानी अभी थोड़ी सी बाकी है। ये वाला जो 3 महीने का इंटरेस्ट दिख रहा है, ये वाला जो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट दिख रहा है, ये तो इन्वेस्टर का अगले साल में ही बनेगा ना 3 महीने का। लेकिन आप कहोगे सर आपने तो 6 महीने का लिख लिया। आप जब यहां पर लिखोगे ईयर एंड पर 31/12 को
टू पी एंड एल इंटरेस्ट ट्रांसफर, तो आपने तो एक तरह से पूरा लिख लिया ना 6 महीने का। अरे भाई जरा इसको देखते रहना, इसको ना भूलना। जब मैंने यहां क्रेडिट किया 6 महीने का, 3 का डेबिट भी तो है, तो नेट जो रह जाएगा यहां पर 3 महीने का ही इंटरेस्ट मेरा पी एंड एल में जाएगा। तो कहानी इसकी ये है कि मेरा जो इंटरेस्ट का पोर्शन, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है, ये मेरा प्रीवियस ईयर में जाएगा, और ये वाला जो मैंने बनाया 3 मंथ्स का जो है मेरा, ये मेरा करंट ईयर में जाएगा। ये वाली बात इसमें आती है। तो हमने पिछले 3 महीने का पिछले साल में बुक किया, और इस साल वाले 3 महीने का इस साल के पी एंड एल में जाएगा। यो है मेन बात। ठीक है, बाकी भी प्रश्न कर रहे हैं, आपने इसको नहीं भी लिखा तो कोई आवश्यकता नहीं है ज्यादा, हम अभी करने जा रहे हैं प्रश्न। जय माता दी। आ भाई पुत्रा, जय माता दी। क्वेश्चन नंबर 7, कंसेप्ट नंबर 10, एनु पालो पुत्र 5 स्टार। इस क्वेश्चन को लगा लीजिए 5 स्टार, मतलब एग्जाम वाले डे पर आपने ये वाला क्वेश्चन देख कर जाना। और अगर आपने एफआईबीएस का ये वाला क्वेश्चन देख लिया तो समझ लेना एफआईबीएस रिवाइज हो गया ऑलमोस्ट पूरा, ऑलमोस्ट पूरा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर गोलमाल, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, टुडंग टुडंग, रिलेटिंग टू इज होल्डिंग इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड। हाँ जी, स्क्रिप्ट के लिए 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड लिए हैं। ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू है 1,20,000 यानी कि नॉमिनल वैल्यू। कॉस्ट है 1,18,000 की, कहता फेस वैल्यू ईच यूनिट की है 100 रुपए। 1 मार्च 12 को आपने क्या किया जी, परचेज की एक्स इंटरेस्ट, 1 जुलाई 12 को सेल कर दिए 500 एक्स इंटरेस्ट। कहता जी आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, ओ फीफो कहने से डर रहे हो क्या? फीफो कहने का तरीका, कहता आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, ओरिजिनल में से बेचा मतलब जो सबसे पुराना था उसमें से बेचा, तो क्वेश्चन फीफो का इशारा कर रहा है। 1 अक्टूबर को फिर से परचेज किया कम इंटरेस्ट पर, 1 नवंबर को फिर से सेल किया एक्स इंटरेस्ट पर, आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, फिर से फीफो। कहता जी जो इंटरेस्ट की तारीख है ना वो है 30 सितंबर और 31 मार्च, एंड गोलमाल क्लोजेस हिज बुक्स एवरी 31 दिसंबर। भाई गोलमाल है तभी तो गोलमाल कर रहा है। आपकी जो इन्वेस्टर की बुक्स क्लोजिंग डेट है वो है 31 दिसंबर, जबकि क्वेश्चन की जो इंटरेस्ट डेट है वो है 30 सितंबर और 31 मार्च। तो दिक्कत आन पड़ी। अब क्वेश्चन है, देखो कितना चालाक है, यहां पर ना ओपनिंग बैलेंस बोला, डेट नहीं बताई। आप जब अपनी बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज करते हो तो ओपनिंग बैलेंस किस दिन होगा? 1 जनवरी ईयर चल रहा है 2012, तो 1 जनवरी 12 को आप लिखोगे टू बेल ब्रॉट डाउन। लेकिन आपको पिछला इंटरेस्ट कब मिला था? आप 1 जनवरी पर हो, कंपनी ने पिछला इंटरेस्ट 30 सितंबर को दिया था, तो 3 महीने का मेरा जो एक्रू हो चुका है, मैंने पिछले साल बाय बैलेंस कैरी डाउन में लिखा होगा, उसको अब मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हुए लिखूंगा। ठीक है ना? क्वेश्चन कहता है शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोलमाल एंड गोलमाल फॉलोज फीफो मेथड। अच्छा, क्वेश्चन लास्ट में आकर कह रहा है क्या छुपाऊं तुम छोटे छोटे बच्चों, बता ही देता हूं कि फीफो है। क्वेश्चन ना भी बताता तो हम मोहताज नहीं थे प्रश्न के, हम टीआरसी के बच्चे हैं, हम पहचानते हैं इस बात को। तो आइए जी प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कर रहे हैं शुरू। प्रश्न नंबर 7, बुक्स ऑफ गोलमाल, बुक्स ऑफ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਗੋਲਮਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾउंट फ्रॉम 1 जनवरी 12 टू 31 दिसंबर 12, और स्क्रिप्ट का नाम क्या है? अब अगर मेरे स्टूडेंट बन रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सीधा इन्वेस्टमेंट अकाउंट और शुरू हो गए, ये चीजें लिखो, ये लिखनी होती हैं। स्क्रिप्ट क्या है जी? 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हो। आइए जी, नामकरण किया जाए कॉलम्स का। ऑन द डेबिट साइड फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट।
ऑन द अदर साइड डेट, पर्टिकुलर्स, उत्तर नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तारीख 1 जनवरी 2012, टू बेल ब्रॉट डाउन। 1,20,000 की है नॉमिनल वैल्यू और 1,18,000 की है कॉस्ट, और हमें पता है इंटरेस्ट भी आएगा, यही तो पॉइंट सीखा है अभी। तो फर्स्ट वर्किंग नोट हमारा आ रहा है, वर्किंग नोट्स पुत्र। सबसे पहला, हाँ जी, आपके पास 1,20,000 रुपए के डिबेंचर हैं, 9% इंटरेस्ट है और 3 महीने का आपको इंटरेस्ट जो है वो एक्रू हो रहा है। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर को। ठीक है जी। तो ये 30 सितंबर 11 से लेकर 31 दिसंबर 11 उस 3 महीने का इंटरेस्ट है, एंड टेकन टू P&L ऑफ ईयर 2011, बिकॉज ये उसी ईयर का बनता है, उस ईयर में एक्रू हुआ था। कितना आ जाता है जी? 1,20,000 का 9% इंटू 3/12, अरे 22 दब गया। 1,20,000 इंटू 9% इंटू 3/12 जी, ये हो गया पुत्र 2,700 रुपये। 2,700 रुपये का इंटरेस्ट ਤੁਹਾਡਾ एक्रूड है। ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 2,700 ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ लिख ਦਿੱਤਾ 2,700। उसके बाद क्वेश्चन में क्या घटित हुआ जी? 1 मार्च को आपने परचेज किए 200 यूनिट्स, 1 मार्च को यू हैव डन 2 बैंक परचेज 200 यूनिट यानी कि 20,000 रुपए इन फेस वैल्यू के। नंबर 2 इंटरेस्ट, और नंबर 3 कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जी। नंबर 2, आपने 20,000 के नॉमिनल वैल्यू के लिए 9% का रेट है। कब लिए? 1 मार्च को। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर। बेसिक्स सारे सेम रहेंगे, वो नहीं भूल जाना। कहीं सोचो यार 1 जनवरी से काउंट कर, नहीं भाई, वो फर्स्ट डे पे लॉजिक क्लियर कर दिया था, पिछली इंटरेस्ट डेट से ही डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक आना है। तो कितने महीने हो जाते हैं 1 मार्च तक? 30 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 5 महीने। 5/12, 20,000 इंटू 9% इंटू 5/12, ये आ गया जी 750। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अभी निकाल लें। इस क्वेश्चन में इंसिडेंटल एक्सपेंस तो कुछ भी नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इसने कहा परचेज 200 डिबेंचर, एक्स इंटरेस्ट 98। तो बड़ा ही आसान हो गया जी, 200 डिबेंचर खरीदे हैं, 98 प्राइस है, एक्स इंटरेस्ट है, मतलब सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगी 19,600। एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करना, और कोई ब्रोकरेज भी नहीं है तो कुछ ऐड भी नहीं हो रहा, सीधा सीधा आ गया जी 19,600। तो इंटरेस्ट है पुत्र 750, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है गया 19,600 रुपए दी। ए हो गया, ए हो गया। उसके बाद 1 जुलाई है, लेकिन हमें भूलना नहीं है 31 मार्च इंटरेस्ट और 30 सितंबर को इंटरेस्ट। तो 31 मार्च को इंटरेस्ट का समय आ गया। 31 मार्च 12, बाय बैंक इंटरेस्ट, बाय बैंक इंटरेस्ट। मेरी सिमेट्री खराब होती है ऐसे, मैं इसको क्या करता हूँ, इधर है तू, थोड़ा नीचे आ पहले तो भाई, ठीक है। और जो तू टू बैल था, तो टू बैलेंस हो जाए, तेरी बीडी नीचे आएगी, ये बाय बैंक इंटरेस्ट यहाँ आएगा, मेरी हायरार्की मैच होगी जी। हाँ जी, बाय बैंक इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू में कुछ नहीं, अमाउंट में कुछ नहीं, इंटरेस्ट में आने। नंबर 4, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कितने डिबेंचर हैं? 1 20 + 20, 1,40,000 रुपए के डिबेंचर है, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6 महीने का। थोड़ी देर पहले ही कॉन्सेप्ट सिखा दिया, ऐसे नहीं सोचना 3 का मिलेगा। कंपनी आपको 30 सितंबर से 31 मार्च का इंटरेस्ट देगी। कंपनी थोड़ी कहेगी, हर एक इन्वेस्टर का अगर देखने लगे ना कौन कौन अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज कर रहा है, भाई कंपनी तो अपना मेन धंधा छोड़ के यही करती रह जाएगी फिर तो कंपनी कहती है तुम लोगों को अपनी बुक्स में जो करना है करो भाई, मैं तो 30 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट दूंगी। तो कंपनी 6 महीने का इंटरेस्ट दे रही है हमें।
1,20,000 ब्रॉड डाउन था, 20,000 के अभी अभी और खरीदे और 9% का रेट है, 6 महीने का मिल रहा है। 1,40,000 इंटू 9% इंटू 6/12 जी। उत्तर जी 6300 रुपए, 6300 रुपए का इंटरेस्ट कंपनी ने सानू देना है 6 महीने का, और आप बैंक के थ्रू एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि मिला तो आपको इसी साल है ना, जब पिछले साल हमने इसकी एंट्री करी होगी। कैरिड डाउन में बैंक थोड़ी लिखा था, हमने लिखा था कैरिड डाउन, क्योंकि उतना इंटरेस्ट मेरा एक्रू हो चुका। लेकिन जब मिला तो इस साल में है ना, और उसमें से भी हमें पता है कि भाई इसमें से 2700 का तो मेरा पिछले साल का बनता था। कैसे? अगर आप निकालना चाहो 1,20,000 के ऊपर कितना मिला होगा, रफली बता रहा हूं, सिर्फ 1,20,000 के ऊपर हमने इसमें तो भी पूरा निकाला ना 1,40 का। अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहो 1,20,000 के ऊपर 9% 6 महीने का आपको मिला, ये आता है आपका 5,400। तो इस 5,400 में से 2,700 मेरा इस साल का बनता है, पिछले साल का 2,700 और करंट ईयर का 2,700। तो जो पिछले साल का 2,700 था, ये तो पिछले साल के पीएनएल में जा चुका ना। सिर्फ जो बैलेंस रह गया 2,700, वो मेरा करंट ईयर के पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर बनकर आ जाएगा। ये इसकी कहानी है। ठीक है, 31 मार्च को इंटरेस्ट हो गया। 1 जुलाई को कहता जी हमने सेल कर दिए 500 यूनिट एक्स इंटरेस्ट, ओरिजिनल होल्डिंग 100 रुपए पर, आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। तो 1 जुलाई 2012 उत्तर बाय बैंक सेल 50,000 रुपए का समान तुसी बेच दिता ते वर्किंग नोट नंबर 5 ते वर्किंग नोट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 5 जी। 50,000 रुपए का सामान बेचा 1 जुलाई को। 1 जुलाई लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? 31 मार्च। अप्रैल, मई और जून 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। तो जब मैं सेल करूंगा 50,000 का 9% हो गया 4500 इंटू 3/12, 1,125 रुपए का हमें मिलेगा जी इंटरेस्ट। 1,125 रुपए का इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने कहा कितने में बेचा हमने, क्वेश्चन ने कहा जी कितने बेचा, 500 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एट ₹100 सेम पर बेच दिया। 500 यूनिट एट 100 और एक्स इंटरेस्ट है, कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं, तो 500 गुना 100 सेल वैल्यू आ गई जी 50,000। यहां अगर लिख देते हैं 1,125 रुपए का है इंटरेस्ट, सेल वैल्यू है 50,000 रुपए। सेल वैल्यू है 50,000 रुपए। जब भी सेल होती है वी नो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस एज वेल। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट आ रहा है नंबर 7, प्रॉफिट ऑब्लिग लॉस ऑन सेल। ए पॉइंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका जो ओरिजिनल होल्डिंग है 1,18,000 रुपए की कॉस्ट है। जब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 1,20,000, आपने 50,000 की नॉमिनल वैल्यू वाली बेची, इसका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकाल लो जी। ये आता है 49,167। इसको हमें कंपेयर करना है जी सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ। आपकी जो सेल वैल्यू आपने निकाली है वो निकाली है जी 50,000 रुपए की। तो क्या मेरी सेल वैल्यू ज्यादा है? हाँ जी ज्यादा है, 833 रुपए ज्यादा है। तो देर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल 833। देर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल 833 रुपी। तो हम कहेंगे जी 1 जुलाई 2012 को ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाए पीएनएल में। 1 जुलाई 2012 टू पीएनएल प्रॉफिट ऑन सेल 833 वर्किंग नोट नंबर 7 के तहत। बढ़िया तरीके से हमारा क्वेश्चन आगे जाता हुआ। उसके बाद आया जी 30 सितंबर, इंटरेस्ट की डेट आ गई।
वी विल से ऑन 30th September 2012 बाय बैंक पुत्र इंटरेस्ट। वर्किंग नोट नंबर 8, कितने डिबेंचर पर इंटरेस्ट मिलेगा? मेरे पास हैं कितने, डेबिट साइड का टोटल 140 और 1 जुलाई को 50,000 की नॉमिनल वैल्यू के बेच दिए, तो 90,000 रुपए के डिबेंचर मेरे पास शेष है। 90,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट हम कंप्यूट कर लेंगे। नंबर 8, आप कहेंगे जी 90,000 रुपए के डिबेंचर बचे हैं, 9% का इंटरेस्ट रेट है और 30 सितंबर इंटरेस्ट डेट पर मिल रहा है, तो 6 महीने का बनेगा पिछली इंटरेस्ट डेट से अब तक का। 90,000 इंटू 9%, 8100 इंटू 6/12, मतलब आधा कर दो जी, 4050 बन जाएगा, 4,050 रुपए। 4,050 रुपए का हो गया पुत्र इंटरेस्ट, 4,050 का हो गया इंटरेस्ट। 30 सितंबर डन हो गई। क्वेश्चन के अंदर जी 1 अक्टूबर 12 को आपने परचेज किए फिर से 150 यूनिट एट 98 कम इंटरेस्ट। अरे यार, कम इंटरेस्ट कहकर क्या घबराहट पैदा करना चाहते हो? 30 सितंबर को अभी अभी तो इंटरेस्ट मिला है, तो जब आप 1 अक्टूबर को परचेज करोगे तो कोई इंटरेस्ट देना बनता है क्या? कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना हमें, क्योंकि अभी अभी 30 सितंबर को तो हो गया इंटरेस्ट सेटल, एक दिन का थोड़ी होएगा, 1 अक्टूबर सेम डे ही है, एज गुड एज। ये लीजिए, आप 1 अक्टूबर को कह रहे हैं टू बैंक परचेज, कितने? 150 डिबेंचर, मतलब 15,000 रुपए के डिबेंचर आपने लिए, इंटरेस्ट में आ जाएगा डैश, और 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 अब मैं इंटरेस्ट का उसका वर्किंग नोट नहीं बना रहा, क्लियर है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बना दिया था। तो 9 नंबर क्वेश्चन ने कहा जी आपने कितने खरीदे? 150 यूनिट 98 कम इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट कोई है ही नहीं। 150 इंटू 98, 14,700 रुपए। और क्या कह रहे हैं जिन, नो इंटरेस्ट, मतलब डिडक्शन कुछ भी नहीं होगी इंटरेस्ट के नाम पर, कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। 14,700 रुपए की कॉस्ट आपने यहां पर लिख दी। 1 अक्टूबर 12 की ट्रांजेक्शन डन हो गई। 1 नवंबर को आपने क्या किया जी? सेल कर दिए 300 यूनिट एक्स इंटरेस्ट 99 आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, मतलब फीफो। तो यू विल से ऑन 1 अक्टूबर 2012 पुत्र बाय बैंक सेल, बाय बैंक सेल 300 डिबेंचर 30,000 रुपए के आपने सेल कर दिए। 10 नंबर वर्किंग नोट और 11 नंबर वर्किंग नोट। 10 नंबर वर्किंग नोट इंटरेस्ट के लिए, आपको इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर को, बीच में अक्टूबर का महीना आया, 1 नवंबर को आपने सेल की, तो 1 महीने का इंटरेस्ट तो आप पार्टी से लोगे ना, क्योंकि वो तो कायदे से आपका बने हैं। तो हम कहेंगे जी वर्किंग नोट नंबर 10, 30,000 रुपए के डिबेंचर 9%, 1/12, 30,000 का 9% हो गया जी 2700, 2700/12, 225 रुपए का तो हो गया इंटरेस्ट। और क्वेश्चन ने कहा आपने सेल किए 99 पर आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एक्स इंटरेस्ट, 300 इंटू 99, 29,700, तो 225 रुपए का है इंटरेस्ट। पुत्र 29,700 का सेल वैल्यू, और हम जानते हैं जैसे ही सेल वैल्यू आया है, सेल की ट्रांजेक्शन आई है, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल एज वेल। तो नंबर 12, वर्किंग नोट नंबर 12 फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ए पॉइंट पुत्र, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल होल्डिंग कितने की थी? 1,18,000 की, जिसकी कॉस्ट, जिसकी नॉमिनल वैल्यू थी 1,20,000 टोटल। आपने इसमें से कितने का बेच दिया? आपने इसमें से अभी 30,000 की नॉमिनल वैल्यू का बेच दिया। 1,18,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू 30,000, ये आ गया जी 29,500। आपने बेचा कितने का है? सेल वैल्यू लिख देते हैं जी, 29,700 रुपए का।
ज्यादा का बेचा मीन्स देयर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल 200 रुपए। 200 रुपए का प्रॉफिट ऑन सेल है, तो 1 नवंबर को आप इसकी एंट्री जो है अपने अकाउंट में कर देंगे। 1 नवंबर 2012 आप कहेंगे जी टू पी एंड एल प्रॉफिट ऑन सेल 200 रुपए, और ये हो गया जी वर्किंग नोट नंबर पुत्र 12। वर्किंग नोट हो गया पुत्र 12। ये भी डन, ये भी डन हो गया, ट्रांजैक्शन सारी खत्म हो गई। कैरी डाउन करना है 31 दिसंबर को। 1 नवंबर की ट्रांजैक्शन होगी, हम रेडी हैं 31 दिसंबर को कैरी डाउन करने के लिए। हम कहेंगे 31 दिसंबर 2012 पुत्र बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्वेश्चन ने कोई मार्केट प्राइस वगैरह नहीं दिया, जज करने के लिए हमें कि क्या कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कुछ हमें कंपैरिजन करना है। तो हम पहले डेबिट साइड पर, देखो सीधी सी बात है, एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस ही हो सकता है। आप नॉमिनल वैल्यू और जो कॉस्ट वाला कॉलम मतलब अमाउंट वाला कॉलम है उसका तो ऐड कर ही लो ना डेबिट साइड पर। 1 20 और 20 40 और 15 1,55,000 आ रहा है नॉमिनल वैल्यू, और अमाउंट वाला कॉलम आ रहा है 1,18,000 प्लस 19,600 प्लस 833 प्लस 14,700 प्लस 200 1,53,333। इंटरेस्ट का टोटल मत कर लेना, इंटरेस्ट तो अभी डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आती है। 1,53,333। ठीक है, 1,55,000 में से आपने 80,000 का बेच दिया, रह गया 75,000 रुपए। ये आ गया पुत्र 75,000। कॉस्ट की बात करूं 15,333 में से 50,000 लिखा है, एक लिखा है 29,700, ये भी माइनस हो गया, आ गया 73,633। ये तो अपनी दोनों बैलेंसिंग फिगर्स आ गई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसकी बात करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये वाला पॉइंट है। वर्किंग नोट नंबर 13। आपको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला? आपको लास्ट इंटरेस्ट मिला जी 30 सितंबर को। 30 सितंबर को आपको लास्ट इंटरेस्ट मिला, और मेरी बुक्स क्लोज कब हो रही है? 31/12 को। यही तो हमने कॉन्सेप्ट किया कि आपकी जो इंटरेस्ट डेट्स, आपकी जो बुक्स क्लोजिंग डेट है इन्वेस्टर की, वो कंपनी की इंटरेस्ट पेइंग डेट से मैच ही नहीं कर रही। तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिला था, मैं तो 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज करो, तो 3 महीने का तो मेरा इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है ना। वो 3 महीने का मुझे यहां पर बुक करना है वर्किंग नोट नंबर 13 में। वर्किंग नोट नंबर 13 में कितना बैलेंस है मेरे पास? कितनी नॉमिनल वैल्यू का बैलेंस है? 75,000। 9%, 3 महीने का जी। 1,688। ये कौन सा इंटरेस्ट है? जो एक्रू हुआ है फ्रॉम पिछली इंटरेस्ट डेट से लेकर माई बुक क्लोजिंग डेट तक। और क्योंकि ये इसी साल में एक्रू है मेरे लिए, तो मुझे इसी साल के पी एंड एल में जाना चाहिए। जैसे ही मैं इसे यहां पर लिखूंगा 1,688, एक मिनट जी, जैसे मैं इसे लिखूंगा इसका मतलब है जब आई एम फाइंडिंग ओवर हेयर 31 दिसंबर 12 को माई इंटरेस्ट टू बी टेकन टू पी एंड एल, 31 दिसंबर 12 को टू पी एंड एल जब मैं कर रहा हूं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तो ये मेरा इसी साल के पी एंड एल में बेटा जाना चाहिए। ये हमारी है मेन बात, ये हमारा इसी साल के पी एंड एल में जाना चाहिए, इसीलिए हमने इसको कैरी डाउन में लिखा है। चलो टोटल करें क्रेडिट साइड से 6,300, 1,125, 4,050, 225 एंड 1,688, ये बन रहा है 13,388, 13,388। डेबिट साइड पर सेम हमने लिख लिया, इसमें से माइनस कर रहे हैं 2,700 एंड
750 9938। तो मेरा करंट ईयर में P&L में कितना रुपए जो है जाएगा इंटरेस्ट के नाम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी स्पेशल जी। FIBS में सबसे टॉप कॉन्सेप्ट इसको माना जाता है, बहुत ही जोरदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, ये हमारा हुआ जी कॉन्सेप्ट नंबर 10। और इससे संबंधित आपको जो होमवर्क करना है अभ्यासिका में, आपका जो प्रश्न नंबर 14 है ये कॉन्सेप्ट नंबर 10 से है, और एग्जाम में आया हुआ 8 नंबर का ये प्रश्न, एग्जाम में आया हुआ 8 नंबर का ये प्रश्न, इसको आपने करके आना है। ठीक है जी, इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 9 भी लग जाएगा क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, तो कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस भी हो जाएगा। और बाकी सब बढ़िया है इस क्वेश्चन में। देखो जी, इंटरेस्ट की ड्यू डेट से 30 जून और दिसंबर, और आप अपनी बुक्स कब क्लोज कर रहे हो, जो इन्वेस्टर है वो 31 मार्च को कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट इसके अंदर रहेगा। ठीक है जी, आज के सेशन में यहीं पर रुकते हैं। VIBS की बात अगले लेक्चर में करेंगे शुरुआत, और जितना करवाया उसको रिवाइज करिए, रिवाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि आपको होमवर्क तो करना ही है। बिना होमवर्क करे क्लास में मत आइएगा, होमवर्क करने के बाद ही क्लास लगानी है, नहीं तो क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर सोच रहे हो कि सारा काम सर ही कर दें और हमें घर पे पढ़ना ना पड़े, सीए ऐसे नहीं हो सकती। मेहनत बेटा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत को खर्च करेंगे तभी सफलता की चाबी हमारे हाथ लगेगी। और हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारा आने वाला अटेम्प्ट है उसमें हम डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर से पास हों, जिसके लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई जादू दी छड़ी हैगी नहीं, मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो आपको जो भी मैं करूंगा करने के लिए वो करना होगा, और जब ये करोगे तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा कि हाँ आपको चीजें आती हैं, और फिर चीजें ऊपर ही नहीं लगेंगी, मतलब एग्जाम में जाके अच्छे से आप अपना अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है जी, तो इसी के साथ करते हैं सेशन का समाप्त। मुलाकात अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।